अगर आप सी सेक्शन के लिए जाते हो, इट्स अ मेजर सर्जरी। डर का बिजनेस है क्या ये ऐसे? डर का बिजनेस कैसे हुआ आप समझो। अगर हम चाहे तो डरा के ये चीज हो सकता है। वेलकम डॉक्टर मोहिल पटेल। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक, वेरी कॉमनली ऑन इंटरनेट, व्हाट इज पीसीओएस? जो नाम है ना उसके अंदर ही सब उसका जवाब है। ओवरवेट होते हैं इसलिए पीसीओडी होता है कि पीसीओडी होने की वजह से वो ओवरवेट? देयर आर मैनी वेरियस केसेस की जिसमें लीन पीसीओडी भी है। तो उसको ऐसा था कि पीसीओडी है भाई, मेरे को बाहर बच्चा रुकेगा। सोनोग्राफी का प्रोब रखा, 9 महीने का बच्चा। 9 महीने तक बच्चा है पेट में। पेशेंट को मालूम ही नहीं। सिजेरियन सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी, योरसेल्फ हैव टू ऑप्ट। तो क्या आप चूज करो? मैं सिजेरियन सेक्शन चूज करूँ। क्यों? सेफ है। सेफ्टी इज द ओनली कंसर्न। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर कैसा होता है? उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या आपको नहीं करना है? ब्रेस्ट फीडिंग के मैटरनल हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है? जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 67% ज्यादा है। इट इज गुड टू ब्रेस्ट फीड, गुड टू ब्रेस्ट फॉर बोथ वजाइनल इन्फेक्शंस, या एसटीडी भी हो सकता है, नॉन एसटीडी भी हो सकता है। वजाइना जो है ना वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। उसके अंदर है ना डोडरलाइन बेसिलाई करके एक बैक्टीरियाज रहते हैं जो क्लीन करते रहते हैं। गुड बैक्टीरिया। इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है ओवरी के बारे में, इसीलिए तो हम बैठे हैं ना। नमस्कार, अनफिल्टर्ड फैक्ट्स डॉक्टर रे प्रजापति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वुमेन हेल्थ पे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी मिथ्स है, पीसीओडी और ऐसे कई सारे टॉपिक्स जो बहुत ही कॉमनली डे टू डे हमारी घर की औरतें फेस करती है। सो लेट्स वेलकम एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहिल पटेल, जिनके नाम पे एक दिन में सबसे ज़्यादा डिलीवरीज कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर मोहिल पटेल। वेलकम डॉक्टर मोहिल पटेल। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि हम क्या करेंगे आज। ओके। तो हम सिर्फ ना बातें करेंगे, जैसे द वे वी यूज टू टॉक ड्यूरिंग DY डेज, राइट? तो सीधा मेडिकल फील्ड पे या ऐसे नहीं, बट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आपको कहाँ से ऐसा हुआ कि चलो डॉक्टर बनते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस है, वो सारे ऑप्शंस छोड़ के आप गायनेक, ऑब्स गायनेक, राइट? यस, ऑब्स एंड गायनी। ऑब्स एंड गायनी, वो फील्ड चूज किया, जबकि ज़्यादातर इस फील्ड में फीमेल डॉक्टर्स, और लोग प्रेफर भी वही करते हैं कि फीमेल डॉक्टर्स हो ऐसे। यस, राइट? सो एंड अगेन यू आर अ second generation doctor of your family, yes, right? Your father is also a doctor. Yes, my father is also a doctor and he is doing a general practice since 35 years. Right. तो ऐसा मतलब बचपन से ही था ऐसा कि चलो? मेरे फादर को मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा है। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स कि रात को 1 बजे 2 बजे लोग आते थे, उनके पास ट्रीटमेंट लेते थे, ठीक होते थे, और बहुत सारा उनका पेशेंट्स और डॉक्टर का रिलेशनशिप मैंने पहले से देखा हुआ था। बट मेरी यंगर सिस्टर मीन्स मेरे से जो सिस्टर बड़ी है, शी इज़ ऑलमोस्ट 3.5 years ओल्डर देन मी। उसका 12th साइंस का रिज़ल्ट इतना अच्छा आया कि भाई उसको MBBS में फ्री सीट मिल गया। फिर तुमको 11th में प्रेशर आ गया है। तो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ कि ऑलमोस्ट उसका फाइनल ईयर आ गया था और उसका शादी फिक्स हो गया। और शादी जिसके साथ फिक्स हुआ वो मेरे जीजा जी भी डॉक्टर। बढ़िया। मन में ऐसा था कि हम भी डॉक्टर बन जाए, क्योंकि जो मानपान सिस्टर को मिला, छोटे बच्चे को क्या लगता है कि जो उनका एल्डर ब्रदर या सिस्टर जो बना है उसके जैसा उसको भी मिले, आइडियोलॉजी हो जाता है ना, वो आइडल बन जाता है। तो मतलब घर में 2 आइडल थे, पिताजी भी और सिस्टर, और उसके बाद जीजा जी भी आ गए, और जीजा जी तो 3 आइडियल हो गए मेरे। राइट। और मदर टीचर थी मेरी, मीन्स है अभी भी, मीन्स वो रिटायर हो चुकी है। तो
क्या है कि बैक ऑफ द माइंड उन्होंने सजा के रखा था कि बेटा डॉक्टर बनेंगे तो अच्छा रहेगा, एकेडमिक्स एंड एजुकेशन तो बर के है बर के था। तो फिर 11th में प्रेशर आया कि भाई डॉक्टर बनना पड़ेगा। हम तो वो ABC ग्रुप वाले लोग हैं। हाँ, क्योंकि हमारे टाइम से ही 11th और 12th में A, B और A+B दोनों ग्रुप, यानी जो भी ग्रुप आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। बनना है तो 10th के बाद ही डिसाइड कर 10th के बाद डिसाइड करना है क्या लेना है। कि या तो इंजीनियर बनना या तो डॉक्टर बनना। यस, 100%। तो फिर B ग्रुप चूज़ किया और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे अहमदाबाद की जो टॉप स्कूल थी उसमें मुझे थ्रू मेरिट एडमिशन मिला। राइट। और फिर मेहनत करते गए और स्कोर मेरा 10th से भी हायर आया 12th में। राइट। और 12th में मैंने जो स्कोर किया उतना मेरी सिस्टर का भी नहीं था। और गुजकेट भी आया। गुजकेट भी आया, एक्सपेरिमेंटल बैच। अपना बैच जो है वो एक्सपेरिमेंटल बैच। यस, 100%। राइट। दैट इज इन 2006, 5 and 6। तो फिर आपका और मेरा सेम बैच है, तो हम लोगों ने गुजकेट वगैरह दिया, मार्क फॉर्चुनेटली अच्छे आ गए। तो फिर गवर्नमेंट में मिल रहा था एडमिशन भावनगर, जिसका नाम भी नहीं सुना है मैंने आज। MBBS भावनगर से किया है आपने? यस, अरे सी मेरा भी एक स्टोरी है भावनगर को लेकर। क्या बात है, बताइए। तो आई गेस हम दोनों काउंसलिंग में साथ में ही रहेंगे गुजरात यूनिवर्सिटी पे। यस, सेम डे ही हमारा एडमिशन हुआ होगा फिर MBBS में। क्योंकि क्या है, VS में आई वॉज द लास्ट पर्सन ओके ऑल गुजरात कोटा से। ओके। और अगर VS में एडमिशन नहीं मिलता तो मुझे 100% भावनगर ही लेना भावनगर ही लेना पड़ता। मतलब आप उसके बाद कोई चॉइस बचता नहीं था मेरे पास। Yes. तो VS में मेरा सबसे लास्ट एडमिशन, मतलब लास्ट कैंडिडेट मैं हूँ। नो, हम दोनों तो फिर आसपास ही बैठे होंगे उस टाइम। आसपास ही बैठे होंगे, बट वी नेवर नो कि डेस्टिनी विल मीट अस टू द DY पार्टी। तो MBBS भावनगर का कैसा रहा है सर? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट भावनगर? सी अब मुझे ऐसे एक बात बोलनी है। फादर डॉक्टर थे, सिस्टर डॉक्टर, जीजाजी डॉक्टर। तो फर्स्ट डे से फैमिली ने प्रेशर देना बंद कर दिया MBBS स्टार्ट होते ही। बोला बेटा फर्स्ट ईयर MBBS में फेल होने की छुट्टी। नहीं बोलते तो भी होते ही थे। क्योंकि आप समझो कि एक गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा, मैं वही बोल रहा था कि हाँ। अगर नहीं बोलते तो भी फेल ही होते, हम सब हुए। यस। और आप मानेंगे नहीं कि फर्स्ट ईयर एनाटॉमी का जो था हमारा खौफ, आई पास्ड माई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मैं बायोकेमिस्ट्री में फेल हुआ। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली। दैट इज़ सरप्राइजिंग। तो आई फॉर्चुनेट इनफ माई सेल्फ के वहाँ पे हमारा 40 डेज़ का गैप पीरियड रहता था कि 40 डेज़ में यूनिवर्सिटी वापस से लेते थे वो। अच्छा, यू कैन री अटेम्प्ट। यस। तो आफ्टर 40 डेज़ मैंने वापस से एग्ज़ाम दिया एंड आप नहीं मानेंगे उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से बायोकेमिस्ट्री पास किया। एंड देन आई ज्वाइन माई सेकेंड ईयर विथ प्राइमरी बैच ओनली। तो मेरा 1 साल ड्रॉप भी नहीं हुआ या 6 महीना भी ड्रॉप नहीं हुआ। एंड उसके बाद सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ। फिर एक बार क्या है कि ज़िंदगी में आप टॉपर रहे हो ना, अगर आपने टॉप करने का ठान लिया और टॉपर रहे हो और अगर आप फेल होते हो तो मन में है ना एक रंज जैसा रह जाता है। हाँ, वो MBBS के बाद सबको रहता है। क्योंकि जितने भी लोग MBBS में लेते हैं वो और या तो उनके क्लास के या तो उनके स्कूल के या तो उनके डिस्ट्रिक्ट के या टॉपर्स ही होते हैं। Yes. और फिर फर्स्ट ईयर में आके ही वो आप ईगो बोलो या सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलो, सब टूट जाता है। फर्स्ट इंटरनल एग्जाम में सब टूट जाता है। भ्रम कि मैं ही हूँ, हाँ। वो सब निकल जाता है। हेकड़ी जिसको बोलते हैं ना कि मैं टॉपर हूँ, मुझे सब आता है, मैं फेल कैसे हो सकता हूँ, वो सब निकल जाता है। क्योंकि MBBS इज़ अ डिफरेंट पाथवे। और सेकंड ईयर से ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए आज के बाद कभी फेल नहीं होऊंगा। एंड थ्रू आउट डिस्टिंक्शन मार्क्स से मैं पास हुआ फाइनल ईयर तक। बढ़िया। मैं तो सिर्फ पास ही होता था। मतलब MBBS में तो 60% से ऊपर कभी मैं आई कैन नॉट इवन इमेजिन। मैं 51% आ गए। अरे आज मेरे पापा आज भी बोलते हैं
मैं जब भी उनको बताता हूँ ना, आई फ्लॉन्ट माई सेल्फ समटाइम कि पापा सेकंड ईयर में इतना मार्क था मेरा, थर्ड ईयर में इतना था, फोर्थ ईयर में इतना था. ही वॉज लाइक 50 के ऊपर जितना भी है ना बाकी बच्चों में बांट दो. 50 आ गया मतलब जग जीत लिया. यस. सो आफ्टर MBBS ये हाउ डिड यू चूज OBGY? कैसे, व्हाट वाज द प्रोसेस? सी उस टाइम पे मेरा क्या था, मेरा मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन ऐसा था सी जनरली लड़कियां ज़्यादा मतलब अपने टाइम से ही, ऐसा नहीं अभी अभी, जब हम PG के लिए सिलेक्शन में पॉइंट्स अपन टिक करते थे तो उस टाइम पे मतलब मेरा तो ऐसा ही था कि ऑर्थो ही करना है बात. लेकिन ऐसा आपको कैसे हुआ कि नहीं मुझे OBGY ही करना है ऐसे? सी मुझे सर्जरी का बहुत ज़्यादा शौक है. आई एम फॉन्ड ऑफ सर्जन. तो ऑर्थो बन जाता है यार. हाँ नहीं, बात सही है. बट पॉइंट क्या था कि ऑप्शंस में OBGY इसलिए डाला, पता नहीं शायद शुक्र पावरफुल रहा होगा मेरा. नहीं वो इसमें नहीं आता. वो तुम्हारे कॉलेज के कांड हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो अलग बात है. बट क्या हुआ कि इंटर्नशिप के दौरान मैं जिस जगह पे जिस डिपार्टमेंट में मैंने इंटर्नशिप की, सर्जरी किया, तो सर्जरी के दौरान लगा कि यार सर्जरी कर ले, सर्जरी अच्छा रहेगा. फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो जीजा जी का तब तक जनरल सर्जरी ख़त्म हो चुका था. राइट. सिस्टर को MBBS से आगे पढ़ना नहीं था. राइट. तो सर्जरी घर में एक सर्जन तो था, उनका मान पान खान पान सब देखा था मैंने. तो सर्जरी के बाद मुझे इतना मालूम था कि जनरल सर्जरी के बाद आपको आगे पढ़ना ही पड़ेगा. इट इज़ नॉट एन एंड ब्रांच. राइट. पहला चीज़ ये था कि मुझे एंड ब्रांच ही करना है. ठीक है. और एंड ब्रांच में गए OBGY इज़ द फर्स्ट वन कि जिसमें आपको आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप फॉर्चुनेट इनफ हो कि आपको अगर डिलीवरी वगैरह अच्छे से आ गया, सेक्शन वगैरह अच्छे से आ गया, C सेक्शन वगैरह, तो आप उतने में पूरा ज़िंदगी अच्छे से गुजारा कर सकते हो आपका. राइट. ठीक है. पहले ही इतना सारा पढ़ लिया था कि आगे पढ़ने का ज़्यादा मन भी नहीं था. हाँ ये ना फॉर आवर्स व्यूअर्स एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है भाई कि सर्जिकल ब्रांच है तो पढ़ना कम होगा. ऐसा नहीं होता है. हमने यही सोच के ऑर्थोपेडिक्स और OBGY लिया था कि हाँ भाई यहाँ तो जाएंगे, सर्जरी करेंगे और ख़त्म, और बॉसेस सिखाएंगे और बस ख़त्म. ऐसा नहीं होता एक्चुअली. बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है. इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है. सर्जिकल स्किल्स भी डेवलप करने पड़ते हैं और साथ में रीडिंग भी उतना करना पड़ता है. तो अगर कोई ये सोचता है कि सर्जिकल सिर्फ मेडिसिन वालों को ही पढ़ना पड़ता है तो ये गलत चीज़ है. क्योंकि बहुत सारी सर्जरीज है, ऐसी सर्जरीज है कि जो हम लोगों को हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान उसके नाम भी नहीं मालूम थे. ऐसी सर्जरी में MBBS में तो इतना इन डेप्थ जाते नहीं है. नहीं इवन दो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी हम लोगों को नहीं मालूम थी. ऐसी सर्जरी मैं आज भी करता हूँ. मैं वही बोल रहा हूँ कि क्योंकि PG के टाइम पे जो एक बेसिक एक्सपोजर होता है वो दैट डिपेंड्स ऑन इन विच मेडिकल कॉलेज यू आर स्टडिंग. यस. आपके आसपास का जियोग्राफिकल एपिडेमिक भी होता है ना. हर फील्ड का एक ये होता है कि इतने केसेस कुछ फिक्स रहते हैं कि हाँ इतने केसेस इनके ज़्यादा रहेंगे, ये केसेस ज़्यादा रहेंगे, तो उस हिसाब से. बट जब मैं OBGY मेरा लास्ट था पोस्टिंग इंटर्नशिप का. राइट. सो इंटर्नशिप इज द की ना. यस. मेरे केस में भी ऐसा ही है कि इंटर्नशिप प्लेज very big role actually for if you really want to understand which branch you should choose in for your PG. Actually you should not skip your internship. Yes. जिसने इंटर्नशिप स्किप कर दी उसने जीवन में सब कुछ स्किप कर दिया. वो क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं कहाँ बेटर फिट होता हूँ, किस ब्रांच में मैं बेटर फिट होता हूँ, वो तो इंटर्नशिप में ही पता चलता. अभी का तो भाई सिनेरियो कैसा है मैं बताता हूँ. मेरा एक भांजा अभी BS में है. ही इज इन सेकंड ईयर. राइट. सेकंड ईयर से ये लोग
नीट की तैयारी कर देते हैं। हाँ, वो करना पड़ेगा ना यार। सी अपने टाइम पे वी दैट इज व्हाई आई सेड वी आर द एक्सपेरिमेंटल बैच, क्योंकि हमारे टाइम पे भी फर्स्ट टाइम नीट आया था। यस इफ यू रिमेम्बर, 1 साल के लिए आया गुजरात यस में और फिर कुछ 3-4 साल के लिए चला गया। तो सी नीट इज अ गुड थिंग, आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट पॉइंट ये है ना, जो एक्चुअल चार्म ऑफ MBBS है, जो आपने और मैंने किया, वो तो मजे ही मजे है वैसे देखो तो। वो अभी की बैच नहीं कर रही है ना। उन्होंने रैगिंग देखा। हाँ, वो सी रैगिंग इज अगेन कि जहाँ खराब रैगिंग होता है, ठीक है, तो फिजिकल टॉर्चर वगैरह नहीं होना तो वो तो खराब ही है एक्चुअली, 100%। दैट शुड नॉट हैपन एनीवेयर। बट ओवरऑल जो सीनियर जूनियर वाला रेपो है, रिलेशनशिप दैट इज ट्रू कि वो अभी बहुत कम हो गया। बहुत दैट इज वेरी ट्रू। बहुत मतलब मैं मिलता हूँ काफ़ी PG और UG स्टूडेंट्स से, तो वो भी बताते हैं कि अभी सर, मतलब जो हमारा हॉस्टल था, तो बोले सर अभी होटल जैसा हो गया है। हाँ। लोग आते हैं जाते हैं, हम नहीं जानते 4 रूम के बाद कौन रहता है। Yes. सो ट्रू, वेरी ट्रू। वो तो अभी वो सिनेरियो वो बेसिकली हर नई जनरेशन के साथ वो चेंज होता रहेगा। होता ही रहेगा। और आई डोंट नो हम कैसे उसमें हेल्प कर पाएंगे। फिर कैसा था कि रात रात भर मैं OBGY में कंटिन्यू, वहाँ पे मेरे 2 सीनियर्स थे जो R2 थे। आई वुड लाइक टू टेक देयर नेम हाँ, ऑल्सो। डेफिनेटली। डॉक्टर हिमांशु पटेल नाम था। ही इज़ ऑल्सो अ गायनेकोलॉजिस्ट इन अवर एरिया ओनली, Right. जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राइट। और दूसरा एक डॉक्टर संदीप सोनारा करके थे, और डॉक्टर सुमंत आर शाह मेरे हेड ऑफ यूनिट थे उस टाइम। राइट। तो उनके साथ रह के इमरजेंसी करते करते सब कुछ नया सीखने को बुला, क्योंकि प्रकृति कैसे काम करती है, बच्चा कैसे रुकता है, बच्चा बाहर कैसे आता है, लेबर रूम की वो चीखे, कितना दर्द होता है लेडी को एक बच्चा बाहर लाने के लिए, फिर ब्लीडिंग होना, PPH में जाती है लेडीज़, उनको ब्लड देना, ब्लड लेके आना। तो वो जो रिस्क वाला काम था ना, वो मेरे को बहुत भाग गया। मतलब इंटर्न में तो यहाँ से वहाँ भागते ही रहो। ब्लड ही लेके आए, भाग रहे होंगे मतलब। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मुझे ब्लड लेने के लिए भेजा, और ब्लड बैंक तो आपको मालूम है इतना चिल्ड रहता है, तो साला नींद आ गया। इधर ही सो गए। हाँ, फिर रेसिडेंट का फ़ोन आया, बोला हाँ सर 2 मिनट में आया। यार ये कॉलेज के दिन होते हैं। यस। सीरियसली। सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि OBGY में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेक, ठीक है, ये 2 वर्ड्स आते हैं। तो व्हाट इज ऑब्स्टेट्रिक एंड व्हाट इज गायनेक, प्लीज। तो हमारा कैसा है कि हमारा फील्ड एकदम सीमित है। हमें यूट्रस, बच्चादानी, फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरी, सर्विक्स, ओवरी यानी अंडकोश जो प्रोड्यूस करते हैं। यस, अंडा, फिर सर्विक्स और वजाइना, इतना तक सीमित है हमारा काम। ओके। हमें एक ऑर्गन दे दिया है जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। तो 2 चीज़ अलग है इसमें। ऑब्स्टेट्रिक्स प्रैक्टिस यानी बच्चा रुका तो पहले प्रेगनेंसी तो 270 डेज तक जाएगा। तो ऑब्स्टेट्रिक मतलब प्रेगनेंसी, सिंपल प्रेगनेंसी, यस। ओके। और गायनी यानी अगर अंडकोश में कोई दिक्कत है, बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, कहीं गांठ है, मतलब अदर देन प्रेगनेंसी, जो इवन इनफर्टिलिटी कम्स टू द गायनी ऑल्सो। राइट। तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी गायनेक है, और जो प्रेगनेंसी है वो आएगा ऑब्स्टेट्रिक्स में। यस, एंड यू डू बोथ। आई डू बोथ। राइट। अभी तो इतने सारे अलग अलग ब्रांचेस OBGY के नीचे भी बन गए कि लोग अभी फिटल मेडिसिन एक्सपर्ट भी बन रहे हैं। राइट। कि बच्चा पेट के अंदर है तो कैसे स्कैन करना, कौन सा स्कैन करना, कब करना। फिर एस्थेटिक गायनेकोलॉजी आ गया है, राइट। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, राइट। फिर ऑन्को गायनेकोलॉजी आ गया है, राइट।
और साथ साथ में लेप्रोस्कोपी आ गया है। राइट। तो देर आर वेरियस ब्रांचेस और उसमें एक ही ऑन्कोगाइनी है जिसमें सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। राइट। बाकी सबका आपको फेलोशिप ही करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस है ना? राइट। Yes. राइट। और मेजर आईवीएफ। IVF इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, आईवीएफ पूरा सब्जेक्ट अलग है। सब्जेक्ट ही अलग हो गया। Yes. राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक, वेरी कॉमन, विच वी हियर वेरी कॉमनली ऑन इंटरनेट। रूटीनली भी बातें हम सुनते हैं कि मुझे PCOS है या PCOD। ठीक है, तो PCOD क्या होता है? अगर एक सिंपल लेमन, मतलब जो नॉर्मल एक इंसान है जिसको मेडिकल का कुछ भी टर्म समझ में नहीं आता है, उसके लिए व्हाट इज PCOS? PCOS का फुल फॉर्म पहले तो मैं बता देता हूँ। लोग PCOS और PCOD, काफ़ी बार पेशेंट मेरे पास आता है ना, तो वी डायग्नोज दैट यू हैव PCOD। हम वही बोलते हैं ना, PCOD बोलते हैं। तो पेशेंट बोलता है नहीं सर मुझे PCOS है। हाँ, वो फिर मुझे उसको करेक्ट करना पड़ता है कि भाई वो दोनों सेम चीज़, सेम ही चीज़ है। डिजीज या सिंड्रोम, डिजीज और सिंड्रोम दो थर्ड सिंपल सेम थिंग। तो जो नाम है ना उसके अंदर ही सब उसका जवाब है। PCOD, पोली का मतलब है एक से ज़्यादा, सिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो ये ओवरी का अंदर का जो है डिजीज वो ओवरी अंडकोश का है। हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अगर एक सिंपल सा बेसिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझने वाला बंदा समझेगा तो ये कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो आपके अंडकोश है वो बहुत ही ज़्यादा अंडे बना रहा है, अंडे बनाता है वो। बनाता है ज़्यादा, जिसकी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा। राइट। तो आप जब इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? लोग बोलते हैं सर मुझे 2 महीने से मासिक नहीं आया है। हाँ, मतलब मैं मेरा सवाल भी यही था कि किसी को जो सिंपल भाषा में बोले तो लक्षण, सिम्टम्स वो क्या रहेंगे कि अगले को ऐसा सोचने में भी आए कि नहीं यार मुझे PCOD हो सकता है ऐसे। तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है मेंसेस में, या फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है, कि होता क्या है ये? व्हाट इज दिस? मतलब पेशेंट को पहले तो मेंसेस बंद हो जाता है। अच्छा, मेंसेस बंद हो जाते हैं, मतलब यंग फीमेल में मेंसेस बंद हो जाते हैं। या तो आएगा तो बोलेगी कि सर मुझे 2 महीने पे आ रहा है या 3 महीने पे आ रहा है। ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि सर हमें जो मेंसेस आता है दवाई लेने के बाद ही आता है। तो ये तो टर्मिनोलॉजी से उल्टा हो गया ना। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवम प्रोड्यूस कर रहा है ये। तो जितने ज़्यादा ओवम प्रोड्यूस होंगे उतना मासिक ज़्यादा आना चाहिए। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। राइट। बेसिक नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो माहवारी आनी चाहिए, तो जो पहले टर्मिनोलॉजी ऐसा थी कि 1 महीने में एक बार माहवारी आनी चाहिए। ठीक है, पीरियड्स, यस। तो कैसा है कि जब भी अंडकोश बनता है तो दोनों ओवरीज में एग्स बनना चालू होते हैं मांसीस आने के बाद। तो एक अंडकोश ऐसा है जो 18 mm से लेके 25 mm तक बड़ा होता है। उसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। राइट। वो फॉलिकल रप्चर होता है, उसमें से एग रिलीज हो जाएगा और वो एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। राइट। अगर उसको शुक्राणु मिल गए तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा और 6th डे पे वो फर्टिलाइज बच्चा 6th डे पे मोरूला स्टेज उसको बोलते हैं Right. एम्ब्रियोलॉजी में, और वो आएगा बच्चेदानी के अंदर। राइट। और वहाँ पे वो बच्चा ग्रो कर देगा, वहाँ चिपक जाएगा वो। हाँ, वो प्रेग्नेंट हो गई लेडी, ब्लड सप्लाई वगैरह उसका डेवलप होगा। बट आपको ओवरी में एक से ज़्यादा अंडे बन रहे हैं, बट वो अंडे बड़े नहीं बन रहे हैं। अच्छा, छोटे 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 छोटे, तो बर्स्ट नहीं हो रहे, वो बस्ट नहीं हो रहे। बस्ट नहीं हो रहे उसके कारण से बस्ट का साइकिल ही नहीं हो साइकिल नहीं हो रहा है। बस्ट होने के बाद क्या होता है, जो आप सोचेंगे कि भाई अंडकोश बन के निकल गया ना, तो पीछे अंडकोश जहाँ से निकला वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है।
ओके। वॉल कॉर्पस ल्यूटियम में से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दो हार्मोन्स फीमेल की बॉडी में काम करते हैं, राइट, जो जिसकी वजह से पीरियड्स होते हैं। अभी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेम इटसेल्फ सजेस्ट, राइट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो हार्मोन जो है वो एक बार निकलता है फीमेल की बॉडी में, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो 2 बार निकलना चाहिए। सिंपल टर्मिनोलॉजी। राइट, राइट। तो ऐसे जो लेडी है उसको नॉर्मल मेंसेस आएंगे, बट पीसीओडी अगेन उसमें क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है, राइट, और रेशियो रिवर्स हो जाता है, ओके। 2:1 हो जाएगा। तो 2 बार फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा, तब जाके एक बार ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकलेगा। राइट, तो अल्टीमेटली एक से ज़्यादा अंडे बन रहे हैं, वो अंडे बर्स्ट नहीं हो रहे हैं, फूट नहीं रहा है अंडा, उसके कारण उसको मेंसेस नहीं आता है, और उसके कारण उसको बच्चा भी नहीं रुकता है। ओके। सो उनका प्रेगनेंसी इतना इजीली नहीं रहता है। नहीं रहता है। दे हैव डिफिकल्टी कंसीविंग। Yes. राइट, राइट। तो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी जाता है इनफर्टिलिटी का। ओके। तो मतलब ये मेरा जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जिनसे मैंने सुना है कि मुझे पीसीओडी है, वो एक्चुअली ओवरवेट ही होते हैं। जो ये मेरा खुद का एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो ओवरवेट होते हैं इसलिए पीसीओडी होता है कि पीसीओडी होने की वजह से वो ओवरवेट होता पीसीओडी होने की वजह से, पीसीओडी की वजह से ही ओवरवेट होना जरूरी नहीं है। Right. देयर आर मैनी वेरियस केसेस की जिसमें लीन पीसीओडी भी है। अच्छा, लीन पेशेंट्स को भी पीसीओडी होता है? हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप ओवरवेट हो तो ही पीसीओडी होगा। तो ही आपको पीसीओडी होगा, ऐसा नहीं है। नहीं। राइट। ओवरवेट यानी 140 केजी का भी पेशेंट मेरे पास आता है, उसका ओवर एकदम नॉर्मल है। नेचुरली कंसीव करते हैं। यस, राइट। बट आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर पीसीओडी लीन है, इट इज मोर डेंजरस देन फैटी पीसीओडी। राइट, राइट। क्योंकि फैटी पेशेंट्स को आप बोलेंगे ना एक्सरसाइज करो, वेट लॉस करो, खाना कम करो, लाइफस्टाइल मॉडिफाइड, तो इसको रिवर्स कर सकते रिवर्स कर सकते हैं। इज इट रिवर्सिबल? 100%। बट इसके लिए बहुत डेडिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब सी सिम्टम्स हो गए, आपने बोला कि पीरियड्स नहीं आएंगे आपको, कुछ ऐसे और कोई सिम्टम्स है ऐसे कि जिनको सी जो भी ये देख रहा है तो उनको एटलीस्ट समझ में आए कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है मुझे तो आई नीड टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट एज सुन एज पॉसिबल। यस। तो एक हो गया कि पीरियड्स नहीं आ रहे आपके, या बहुत ही इरेगुलर पीरियड्स है और बहुत ही कम ब्लीडिंग होता है। कम ब्लीडिंग होता है, ठीक है। या तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, जैसे मान लो कि 3 महीने पे ब्लीडिंग आया या 4 महीने पे आया, तो चालू होगा तो बंद नहीं होगा। अच्छा, तो उसको बंद करने के लिए आपको डॉक्टर को मिलना ही पड़ेगा। इन सिंपल टर्म्स, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, और ब्लीडिंग आपका या तो बहुत ही कम हो रहा है, और या अगर हो रहा है मान लो कि 3-4 महीने के बाद हो रहा है, तब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, देन यू नीड टू गेट इट चेक, राइट? कि आप जाके एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। 100%। तो उसमें पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा है। राइट। इस सिम्टम्स हो गए। कॉज क्या होता है, क्यों होता है पीसीओडी, होता क्यों? इट्स प्योरली अ हार्मोनल इम्बैलेंस। राइट। तो इसका प्रॉपर कॉज ना टेक्स्ट बुक में भी दिया है, इडियोपैथिक, हमारी जो लैंग्वेज हम लोग बात करते हैं, EVNB इडियोपैथिक। यस, सब इडियोपैथिक। सब इडियोपैथिक। जो नहीं समझ में आता, जो ना इसके लिए एक बढ़िया सा टर्म है इडियोपैथिक। पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, पायरोक्सिया, POU। तो इसमें भी सही बोला है कि इडियोपैथिक है ये। राइट। इडियोपैथिक का मतलब है कि जिसका कॉज हमें आज तक मालूम नहीं चला है। हाँ, बट लोग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, क्योंकि मतलब प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मतलब कि जिससे ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर आप जो चीज़ें करते हो, कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिससे पीसीओडी होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो वो क्या है? इसमें फर्स्ट तो है जंक फूड। जंक फूड तो हर चीज़ का प्रॉब्लम है। ठीक है।
फिर दूसरा है आपका स्लीप पैटर्न खराब है, हाँ, फिर आप रात को सोते नहीं हो, ओटीटी एंड चिल, OTT एंड चिल। फिर अल्कोहलिज्म, ओके, स्मोकिंग, राइट, फिर हुक्का मेंटल, भी आ गया उसको, हुक्का भी आ गया, वेब भी आ गया, वेब भी आ गया, यस। राइट, फिर आपका माइंड जो है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर इसमें काम करता है। हाँ, स्ट्रेस लेवल अगर किसी लेडी का ज़्यादा है जीवन में, हाँ, तो क्या है, स्ट्रेस के कारण वो लोग ओवर ईटिंग करते हैं। राइट। सो अल्टीमेटली जो फैट कंटेंट अगर आपकी बॉडी में ओवरऑल इन जनरल ज़्यादा जा रहा है, दैट माइट प्रेसिपिटेट और Yes. that increases the Chances of PCOD. getting PCOD, right? वीट, राइस, शुगर, पोटैटो एंड मैदा, ये 5 प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है विथ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, दूध भी यार सब लोग आजकल दूध के पीछे पड़ गए हैं। दूध अच्छा मिले तब तक अच्छा है। हम वो भी वो एक डिफरेंट, या इट इज़ अ गुड क्वेश्चन यस। तो अगर मान लो कि एक मॉडरेटली ओबेस पेशेंट है, उसको पीसीओडी डायग्नोस होता है, सो कितने समय में और क्या क्या चीज़ें करके, जैसे मेडिसिन होते हैं उसके, या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है, कि हाउ यू ट्रीट पीसीओडी? फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं बना है, ओके, ठीक है। इवन इफ यू हैव लीन पीसीओडी, आपको लाइफस्टाइल ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द बिगेस्ट थिंग। आपको स्लीप साइकिल नॉर्मल करना पड़ेगा, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, योगा, प्राणायाम। मैं तो सबको बोलता हूँ कि सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट टूल, राइट, पेल्विक योगा सब हो जाता है उसमें। आपको हर रोज का 4 से 5 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। आपको अब आज के सिनेरियो में रवि भाई आपको भी मालूम है, भाई अपन भाई ही रहते हैं, अभी रवि भाई मत बोलो, और जैसे अपन तो आज के सिनेरियो में अभी ऐसा है कि देखो, हर कोई लेडी एक तो वर्किंग वुमन है, राइट, ठीक है, फिर घर पे भी उसको काम करना है, अनफॉर्चुनेटली, तो Yeah. उनका स्ट्रेस लेवल एकदम हायर साइड पे है, फिर उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ये भी है एक और, कि आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ओवरऑल मेंटल वेल बीइंग यस, का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हाँ, तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं कि इफ़ यू आर वर्किंग वुमन और आप छोड़ सकते हो नौकरी वगैरह, तो छोड़ दो, नहीं छोड़ रहे हो तो आपको अपने आप खुद को टाइम देना चालू करो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, हाँ, स्पेशली विमेन, या ठीक है, दूसरों को प्लीज करने के लिए जीते हैं। फिर किसी को बुरा नहीं लग जाए तो खुद भी स्ट्रेच आउट होके वो काम करेंगे। वेरी ट्रू। तो ऐसे सिनेरियो में खुद को टाइम देना। अभी न्यू जनरेशन ना करे शायद, बट अब अभी तक की जो हमारी जनरेशन तक तो सब लोग कर ही रहे हैं, राइट। सी, दिस इज व्हाई आई लाइक दिस न्यू जनरेशन, या क्योंकि वो लोग का ना प्रायोरिटी सेट है कि ज़्यादा फालतू लोगों का नहीं सोचना है, मुझे पहले मेरा सोचना है, Yes. उसके बाद फिर दूसरों का। आइडियली दैट शुड बी द वे ऑफ लिविंग, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आप दूसरों को भी खुश नहीं रख पाओगे, राइट। एनी एक्साइटिंग या फिर जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस है क्या पीसीओडी को लेकर? ऐसे यस, बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। खतरनाक क्या बात, बताइए। एक पेशेंट था मेरा, और पेशेंट जो है वो कंटिन्यू 1-1.5 साल तक उसने ट्रीटमेंट लिया बच्चा रखने के लिए।
अच्छा, फॉर द प्रेगनेंसी। फॉर द प्रेगनेंसी। ओके। पीसीओडी में आपको पहले तो धीरज रखना पड़ेगा बच्चा लाने के लिए। पीसीओडी में नेचुरली कंसीव हो सकता है? 100%। ओके। अगर आपको कोई बोले कि पीसीओडी में मुझे बच्चा नहीं रुकेगा और आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा, तो वो टोटली मिथ है। ओके। हाँ, आपको जाना है तो आईवीएफ करवाने जा सकते हो। सो देर आर चांसेस कि आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो। 110%। राइट। अगर आपसे नहीं हो रहा है नेचुरली कंसीव, देन यू शुड ऑप्ट फॉर आईवीएफ। Yes. राइट, बट एटलीस्ट यू शुड गो हेड। टेक अ ट्राई Yes. नेचुरल। तो पेशेंट मेरा था, उसने 1-1.5 साल तक मेरे पास ट्रीटमेंट लिया। बट पीसीओडी में क्या होता है कि हम लोग जो मैंने बोला कि जैसे अंडा बड़ा होता है और फूटता है, तो हम लोग ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें अंडकोश एक बड़ा हो या 2 बड़े हो। राइट। फिर उसको फोड़ने के लिए, क्योंकि पीसीओडी में क्या होता है कि अंडकोश की जो परत है ना बाहर की, वो एकदम मोटी हो जाती है। ओके। ठीक है, तो उसकी वजह से अंदर वो ग्रो नहीं हो सकता। ग्रो नहीं हो सकता, तो उसको ग्रो करते हैं। इवन दो ग्रो भी हो जाए उसके बाद उसको बस्ट होना जरूरी है। तो बस्ट नहीं होते तो हम लोग इंजेक्शन देके भी बस्ट उसको बस्ट करते हैं। काफ़ी बार इंजेक्शन देने के बाद भी अगर बस्ट नहीं होता है तो वो सिस्ट बन जाती है। तो पेशेंट का थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है, क्योंकि काफ़ी बार क्या है कि ट्रीटमेंट देने के बाद भी अंडा बना, काफ़ी लोगों को नहीं बनता है, बनने के बाद बस्ट नहीं होता है, क्योंकि साइकिल लंबा है। साइकिल लंबा है, और गांठी बन जाता है अंडकोश के अंदर पानी का। तो थोड़ा वो गांठी को पिघलाने की दवाई देते हैं, फिर वापस से नए से चालू करते हैं, न्यू साइकिल। तो ये सब सिचुएशन में पेशेंट का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। तो मैंने वो पेशेंट को 1-1.5 साल तक ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट दिया होगा। उसके बाद उसका वैसे भी मासिक अनियमित था, 3 महीने 4 महीने 6 महीने, या तो फिर दवाई ले तो ही आता था। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को ट्रीटमेंट लास्ट दिया, अंडकोश बनने का वगैरह। पेशेंट वो ट्रीटमेंट लेके गया। मैंने उसको 10 दिन बाद बुलाया था, पेशेंट 10 दिन बाद आया नहीं। ओके। और सीधा पेशेंट आया 6 महीने के बाद। तो कहाँ से, मतलब लोकल टाउन से ही था? नहीं, लोकल टाउन से नहीं था। पेशेंट का उड़ीसा गांव था। ओके। तो ही वेंट टू उड़ीसा। बाहर से था वो। हाँ, तो ही वेंट टू उड़ीसा। देन शी वेंट टू हर होम टाउन। ओके। तो वहाँ से फिर उनको लगा कि यार 6 महीना हो गया, अभी मेंसेस नहीं आए तो क्या करे। तो फिर वो अहमदाबाद वापस स्पेशली मुझे दिखाने के लिए आए। तो और मैंने जैसे ही सोनोग्राफी का प्रोब रखा, तो बंडल मेरे सामने, 6 महीने का बच्चा सीधा। वाओ। सो शी वाज प्रेग्नेंट बट शी डिडंट नो आई एम प्रेग्नेंट। और वो तो फिर एक और वंडर है मेरे पास। क्या बात है, प्लीज बताइए। एक पेशेंट है मेरा, अभी फिलहाल का ही एक है, उसको भी पीसीओडी है, और उसको ऑलरेडी 2.5 साल का बच्चा है। ओके। बेबी बॉय। राइट। विथ नेचुरल कंसेप्शन। ओके। तो उसके बाद वैसे भी अनियमित मेंसेस था, तो उसने कुछ दिखवाया नहीं। पेशेंट मुझे मिलने आया, बोला सर हर महीने पे मासिक आता है बट हल्का सा आके चला जाता है। तो उसको ऐसा था कि पीसीओडी है भाई, मेरे को बाहर बच्चा रुकेगा। तो ऐसा बोल रही है कि मुझे 9-10 महीने से हो रहा है। राइट। वंडर अगेन, सोनोग्राफी का प्रोब रखा, 9 महीने का बच्चा। 9 महीने तक बच्चा है पेट में। पेशेंट को मालूम ही नहीं। तुम अरे यार, वेट बढ़ता है, पेट बढ़ता है, पेशेंट ओबेज है, पीसीओडी है, उसको मालूम ही, क्योंकि फैट लेयर ज्यादा है। आया कि ये तो नॉर्मली बढ़ता होगा इतना। यस। और फिर नीचे से सोनोग्राफी करवाया मैंने अगेन। तो बोला सर बच्चे का ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट वगैरह स्टार्ट हो गया है। वैसे भी ऑलरेडी पहले प्रीवियस सेक्शन करके ही बच्चा लिया था, क्योंकि ये प्रीशियस चाइल्ड होते हैं। राइट। क्योंकि जल्दी प्रेगनेंसी नहीं रुकता है। वेरी ट्रू। तो पहले सेक्शन हुआ था, फिर ये बोला कि एमसीए में चेंजेस है। पेशेंट आया मिलने के लिए मुझे, तब से लेके 5 घंटे के बाद उसको बच्चा दे दिया मैंने। अच्छा, मतलब पेशेंट दिखाने आया और 5 घंटे में बच्चा हो गया। अरे यार, मिरेकल, सीरियसली। मैंने पेशेंट टाँका खुलवाने आया, तब मैंने पेशेंट को पूछा कि आपके छोटे मीन्स बड़ा बच्चा है, उसने पूछा नहीं कि ये कहाँ से लेके आए। वो ना हमेशा बोलेगा कि तुझे तो ना कचरे के डब्बे से ही लेके आने हैं। तो मूवीज में दिखाते हैं ऐसे कि तो मिरेकल डज हैपन इन पीसीओएस। राइट। मैं हर बार रवि ऐसा बोलता हूँ पेशेंट्स को
कि बच्चा आने के लिए 3 चीज़ बहुत काम लगती है। पहले भगवान, फिर दूसरा हस्बैंड वाइफ के कर्म कैसे हैं, और तीसरी चीज़ डॉक्टर। हम लोग लास्ट में आएंगे। ये भगवान और कर्म से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो स्पिरिचुअल पाथ है वो यहाँ अभी बाहर आ रहा है। यस सिजेरियन की बात करते हैं पहले, यस। नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन, क्योंकि आते जाते कहीं भी अगर आप कोई प्रेग्नेंट है और आप उनसे पूछोगे कि कैसा जा रहा है, सब कैसा है, हाउज योर हेल्थ, बेबी का वेट कितना है अभी, सारी चीज़ें, तो ये मैंने ना कॉमन डिस्कशंस में देखा है कि लोग बात करते हैं कि यार मुझे सी सेक्शन तो कराना ही नहीं है, लेकिन आजकल डॉक्टर्स तो कहाँ मानते हैं, वो तो आया है पेशेंट, चलो सिजेरियन कर दो। ये बहुत ही कॉमनली सुनते हैं हम, और मुझे तो हंसी आएगी बीइंग डॉक्टर। हाँ। लेकिन एटलीस्ट इसके पीछे का जो डॉक्टर साइड है वो एटलीस्ट लोगों को पता चले कि सी सेक्शन क्यों करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कब कर सकते हैं। क्योंकि आई रिमेंबर, वैसे तो पेल्विस हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन टाइप ऑफ पेल्विस आते थे ना। हाँ, टाइप ऑफ पेल्विस, गायनेक में गायनेकॉइड पेल्विस। हाँ, कि उस मतलब मुझे याद है जो MBBS के टाइम पे। यस। फिर हमारे टाइम तो वो चेंज हो गया, हम तो फिर फ्रैक्चर ढूंढते लेकिन वो जो OBGY की बुक में टाइप्स ऑफ पेल्विस आते हैं। यस। जिसमें कुछ टाइप है जो बेटर है नॉर्मल लेबर के लिए, जिसमें आई थिंक बहुत समय हो गया इस चीज़ को याद भी इतना ही है कि बच्चा इजीली पास होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से बच्चे का हेड नहीं जा सकता है। तो एक नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए कितना स्ट्रगल होता है, और किस किस केसेस में आप सी सेक्शन प्रेफर करते हो? तो जो बेबी एक्चुअली हमारा विजिलेंस ही, जब भी कोई भी लेडी का 9th मंथ बैठता है तो बेबी का ब्लड सर्कुलेशन कैसा है उस पे मेरा पहला विजिलेंस ही रहता है। ओके। क्योंकि एक रेशियो आता है सेरिब्रल प्लासेंटल रेशियो। ओके। मदर का सर्कुलेशन बेबी तक कैसे जाएगा, तो यूट्राइन आर्टरी आती है जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती है। ओके। फिर वो ब्लड जाएगा प्लासेंटा में, प्लासेंटा में से गर्भनाल में से होते हुए वो बच्चे में जाएगा, राइट। और बच्चे में जाके फिर वो बच्चे के हेड में जाएगा। तो बच्चे के हेड के अंदर एक आर्टरी आती है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो उसका पल्सेटाइल इंडेक्स हम लोग चेक करते हैं। ओके। और जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसका भी पल्सेटाइल इंडेक्स हम लोग चेक करते हैं, और दोनों को डिवाइड करते हैं। यानी मिडल सेरिब्रल आर्टरी डिवाइडेड बाय अम्बिलिकल आर्टरी। बहुत टेक्निकल हो गया है PI। हाँ, बहुत टेक्निकल हो गया। बट नॉर्मल लोग को कैसे समझ में आएगा? बट नॉर्मल लोगों को ऐसा बोलना है कि सर डॉपलर स्टडी क्या बोल रहा है। राइट। उनको इतना ही पूछना है, सर डॉपलर कैसा है, राइट। बच्चे का डॉपलर कैसा है। लोगों को क्या है, बच्चे का वेट जानने में बहुत उत्सुकता रहती है। हाँ, डॉपलर समझ में नहीं आएगा ना, उनको आइडिया नहीं रहता कि ऐसे। तो डॉपलर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है 9 मंथ में। राइट। फिर वहाँ से कैसे डिसाइड होता है कि इनका सी सेक्शन होगा? वो भी मैं समझाता हूँ आपको कि अगर सेरिब्रल प्लासेंटल रेशियो यानी कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी का डिवाइड किया तो वो रेशियो 1.1 के अगर ऊपर है तो योर बेबी सेफ। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे कि बच्चे को अगर अच्छी मात्रा में ब्लड पहुंच रहा है, यस, तो फिर आपका बेबी सेफ है। तो हम और वेट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लेबर पेन स्टार्ट होने का वेट कर सकते हैं। देन यू कैन प्रोसीड फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। यस। और अगर ये फ्लो कम है तो ऐसा है कि अगर फ्लो 1.1 से नीचे है तो उसमें ऐसा है कि वो ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। राइट। यानी बच्चे के जो ऑर्गन्स है अदर देन द हेड, उसमें ब्लड कम पहुंच रहा है, सिर्फ ब्रेन में अच्छे से पहुंच रहा है। राइट। मतलब ऐसे सिनेरियो में उसका विकास कहीं ना कहीं कम हो रहा है। मतलब जो एक सर्वांगी विकास की बात करते हैं, हाँ, वो बच्चे का अंदर पेट में सर्वांगी विकास नहीं हो रहा है। यस। उसका ब्रेन चलेगा लेकिन नीचे की तरफ
या फिर कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में डैमेज होगा, डैमेज, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा, उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगा। तो ऐसे इस टाइम पे आप बोलते हो कि सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा ही, या फिर करा लो तो अच्छा है अगर हम उसको और अच्छी टर्म में बोले तो। क्योंकि अभी बीइंग डॉक्टर डायरेक्ट जजमेंट देना भी मुश्किल हो गया है भाई। यस, सीधा ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम ये करा लो, वो बोलेगी यार ये तो हम लोग उनको बास्केट ट्रीटमेंट देते हैं। बास्केट ट्रीटमेंट का मतलब ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं कि भाई ये कराओगे तो ये होगा, ये कराओगे तो ये होगा, प्रोज एंड कॉन्स, ये आइडियली ये करना चाहिए और फिर आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये जो ब्लड सप्लाई की बात हुई उसके इज इट, मतलब ये दोनों चीजें सेम है क्या? जो बोलते हैं कि पानी कम हो गया नहीं और ये ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, ये दोनों अलग चीज़, दोनों चीज़ अलग है। क्योंकि ये मैंने बहुत कॉमनली सुना है। दो चीज़ें हैं जो मैंने बहुत कॉमनली सुनी है। एक तो ये कि नाल फंस गई है गले में, तो डॉक्टर ने बोला है कि अब तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, वरना वो बच्चे का गला दब जाएगा या चोकिंग, ऐसे जो सिंपल भाषा में हम समझाते हैं पेशेंट को। और दूसरा जो मैं मोस्ट कॉमनली सुनता हूँ कि पानी कम है, तो पानी कम है तो डॉक्टर ने बोला है कि ये 3rd ट्राइमेस्टर है, रेस्ट करो, पानी आप कम है और ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करना है, और फिर सिजेरियन सेक्शन का एक डेट देते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है सिंपल भाषा में अगर हमें समझना होता? देखो, अगर गर्भनाल फंस गया है तो आप एक टेक्निकल पॉइंट से मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे का गर्भनाल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लासेंटा के पास। ठीक है, तो अगर वो गर्भनाल गले के आसपास चिपक गया है या 2-3 बार लिपट गया है या एक बार भी लिपटा हुआ, राइट, तो जब भी नॉर्मल डिलीवरी का हम ट्राई देते हैं, हम ऐसा नहीं है मेरे पास नॉर्मल डिलीवरी गर्भनाल 5 बार लिपटी हुई है, उसका भी नॉर्मल डिलीवरी हम लोगों ने करवाया है। राइट, हो सकता है, राइट, बट ऐसा सिनेरियो है कि जब भी ऐसा लिपटा हुआ बच्चा है तो उसको हम लोग बाहर निकालने के टाइम पे, जब भी बाहर आता है ना बच्चा, तो वो कॉर्ड उसको पीछे खींच लेता है, तो वो बच्चे के हेड के ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर रहता है, प्लस यहाँ पे चोकिंग हो जाता है बच्चे का। तो ऐसे सिचुएशन रिस्की थी लेबर। यस, राइट। तो हम लोग सिर्फ पेशेंट को बताते हैं कि अगर आप सेक्शन कराएंगे तो सेक्शन में क्या है कि वो हमारे हाथ में रहता है, मच सेफर। राइट, और ये सारी चीज़ें आपको सोनोग्राफी में समझ में आ जाती है कि सोनोग्राफी में, और ये होता क्यों है? क्योंकि बच्चा अंदर मूवमेंट करता रहता है इसलिए। राइट। और ये सबसे डेंजरस चीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। एक बच्चा मेरे यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल स्टार्ट किया। बहुत ही खतरनाक चीज़ें आप सुनेंगे तो यू विल बी शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग दिस। तो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया, धड़कन सुनी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। डिलीवरी हुआ, बच्चा रोया नहीं और बच्चा एक्सपायर्ड आया था। ऐसा क्यों हुआ वो मैं बताता हूँ। इसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। स्टिल बर्थ बोलते हैं। स्टिल बर्थ तो क्या है कि वो अंदर ही मर गया था और बाहर आके स्टिल बर्थ ही आया। ये थ्रू द जर्नी ऑफ डिलीवरी ये बेबी एक्सपायर्ड हो गया। ओके, ड्यूरिंग द जर्नी। यस। क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा अंदर घूमता रहता है। तो गर्भनाल जो थी उसके अंदर गांठ बन गई थी। आप समझ रहे हो? तो क्या हुआ कि बच्चा नीचे से हो गया। हाँ, नॉट हो गया, ट्रू नॉट। तो नीचे से बच्चा बाहर आ रहा है, तो वो नॉट कस गई, तो ब्लड सप्लाई बंद हो गया बच्चे का। अच्छा, सो इट मस्ट बी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट पेशेंट के रिलेटिव्स अच्छा है, मैं डिलीवरी नॉर्मल जब भी करवाता हूँ, पेशेंट्स का एक रिलेटिव मेरे अंदर लेबर रूम में रखता हूँ। वही भाई, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि लोग इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। यस। और वो तो हम सुनते ही है आए दिन, इस डॉक्टर को मारा, इस हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ किया। सो अभी उसका नॉर्मल हुआ, उसकी पहली डिलीवरी भी नॉर्मल थी, उसके बाद उसको वापस कंसीव हुआ।
तो उसने ट्रीटमेंट भी मेरे पास से ली, क्योंकि मैं इतना ओपन अप होके उनको सब कुछ दिखाया हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग दूसरी बार भी मेरे वहाँ पे आए और बोला नहीं सर अभी मुझे सी सेक्शन कर दो, मुझे इस बार कोई रिस्क नहीं ये चाहिए। ऐसे मतलब ये जनरली डर का बिजनेस है क्या ये ऐसे? डर का बिजनेस कैसे हुआ? आप समझो, पेशेंट को खुद से डर लग रहा है। आप से ये कहीं ना कहीं अगर हम चाहे तो डरा के ये चीज़ हो सकता है। हाँ, डरा के आप कर तो सकते पेशेंट को कैसे ये सच में समझ में आएगा कि ये मतलब वेदर दिस इज अ ट्रू इश्यू और आई एम बीइंग फूल्ड। हाँ, बट पेशेंट को मेरे यहाँ पे मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं पेशेंट को जब भी ये सब समझाता हूँ ना, मैं पेशेंट को बोल देता हूँ इफ़ यू वांट सेकंड ओपिनियन यू कैन गो अहेड विद। हाँ मतलब आइडियली लेना चाहिए, आइडियली लेना चाहिए आइडियली लेना चाहिए। आपको, अगर नहीं, बट बहुत सारे पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं कि उनको मालूम है सर झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं वो भाई तेरा प्रैक्टिस अलग बात है। हाँ। तुम समझो कि यू हैव रीच दैट लेवल नाउ कि और सी वो लोग रहते हैं ना, घर के संस्कार की जो अभी बात हुई, तो वो तो अगले को समझ में आता ही है। लेकिन अगर फॉर द व्यूअर्स अगर उनको कभी भी कोई भी डाउट लगता है कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज फिशी, या फिर मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है एनी हाउ, ठीक है, बट सी सेक्शन मुझे 2-3 जगह से सजेस्ट किया है, तो एटलीस्ट कितने ओपिनियन के बाद उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं अभी नॉर्मल का मुझे ज़्यादा ये मोह नहीं रखना चाहिए, आई शुड ऑप्ट फॉर सी सेक्शन। अगर आपके पहले तो एक प्राइमरी गायनेकोलॉजिस्ट है आपके पास जिसको आप रूटीन दिखा रहे हो। अभी गुजरात का और अहमदाबाद का सिनेरियो देखेंगे तो मेरा पेशेंट है, तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे ऐसे भी है कि वो लोग सीमंत करके बाहर जाते हैं, राइट। हाँ, उनके पीयर पक्ष में जाएंगे फर्स्ट डिलीवरी। नहीं, अपने कल्चर में फर्स्ट डिलीवरी में जाते, राइट। तो क्या होता है कि वो डॉक्टर साहब ने अगर बोला फर्स्ट डिलीवरी है और सेक्शन बोल देते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं लोग। तो मुझे फ़ोन करते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए कि सर क्या करे, सर ने ऐसा ऐसा बोला है। राइट। फिर मैं उनके गायनिक के साथ कंसल्ट करता हूँ, फिर वो भी मुझे कुछ बताते हैं, फिर मैं रिपोर्ट्स भी टैली करते हैं। तो मेरा भी ये लोग कोई नहीं कर रहा है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी तो कितने सारे गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ है 100%। ठीक है, तो अगर आपको 2 गायनेक का ओपिनियन सेम मिल रहा है तो तीसरे के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट मैं आपको अभी भी एक चीज़ बोल रहा हूँ, तीसरे गायनेक के पास अगर गए और अगर उसके पास काम की कमी है या कुछ भी ऐसा है और आपको फुल बनाने के लिए बोलेगा कि नहीं आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, और बाई चांस बच्चे को कुछ होता है या मदर को कुछ होता है, ब्रो सी वही बात है कि अल्टीमेटली ये ना मैं बहुत जगह बात करता हूँ ये कि पेशेंट्स नीड्स टू एटलीस्ट हैव some basic education about their disease, about their conditions, कि उनको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि मुझे क्या है। ठीक है, सारी चीज़ों में देयर इज वेरी थीन लाइन हियर कि अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आप गूगल बाबा बन जाओगे। ठीक है, तो वो भी वो तो एक यूनिवर्सिटी अलग चल रहा है ना, व्हाट्सएप और यूट्यूब। और अगर आप एकदम ही ब्लैंक हो तो वो भी ठीक नहीं है। आपको सम नॉलेज अबाउट योर डिजीज, अबाउट योर कंडीशंस। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो उसके बारे में पढ़िए, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बेटर रेमेडीज़ है उसके लिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट दे शुड रीड। तो ना ये बहुत ईजी हो जाता है डिसाइड करना कि मैं क्या करूँ, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो आप, और अल्टीमेटली डिसीजन तो आपका ही होता है 100%। डॉक्टर जस्ट एडवाइस कर सकते हैं। हाँ, आपको प्रोज एंड करवाना नहीं करवाना आपके ऊपर है, वो आपका ही कॉल होता है अल्टीमेटली। सो सी सिजेरियन सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी,
अगर you yourself have to opt, तो क्या आप चूज करोगे? मैं सिजेरियन सेक्शन चूज करूँगा। क्यों? सेफ है। सेफ्टी इज द ओनली सेफ्टी इज द ओनली कंसर्न। बच्चे का सेफ्टी, राइट मदर का सेफ्टी, राइट। दोनों इसमें ज़्यादा है। हाँ, बट अगर आप सी सेक्शन के लिए जाते हो, इट्स अ मेजर सर्जरी। सी, राइट। लोगों को ऐसा लगता है कि सर आप 10 मिनट में तो सर्जरी करके बाहर आ गए, तो भाई वो मेरा एक्सपर्टीज है। ठीक है, आप शेयर मार्केट करते हो, आपको कॉल पुट में समझ में आता है, आप करोड़ों छाप रहे हो, वो आपका एक्सपर्टीज है। ठीक है। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, जब मैं खुद मेरी वाइफ का सी सेक्शन करता हूँ, तो आप समझ लो कि सी सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। राइट। आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल में कोई चांस? बोथ योर किड्स आर? नहीं, आई हैव ओनली वन किड, दैट Okay, इज you have one kid only. यस, Okay. So Sanjana had C-section. सी सेक्शन ओनली, Okay. एंड दैट टू डन बाय मी ओनली ऑन माय बर्थडे। वो तो मैं आया था। हाँ, यू आर देयर इन द ओटी। राइट। बट पॉइंट क्या है कि सी, आज के दिन में मेरे पास एक पेशेंट आया था कि बोला सर मेरी वाइफ को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मीन्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगा, बट दैट टू डायग्नोस इन प्रेगनेंसी। अच्छा, तब उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको डायग्नोस हुआ और पहले पता ही नहीं था उसको। उसको पहले पता ही नहीं था। राइट। तो मैं जनरली सी सेक्शन करने के पहले मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं ना, उसका प्रॉपर फिजिकल फिटनेस करवाने के बाद ही वो पेशेंट को टच करता थरो चेकअप। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एनी सर्जरी। बिफोर एनी सर्जरी, डेफिनेटली। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सी सेक्शन ही तो है, इसमें क्या नया चेक करने की? हाँ, वो तो ठीक है यार, लोगों का तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोग। हाँ, लोगों का काम है कहना। हमें सेफ रहना है भाई। यस, अभी हम इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सबसे सॉफ्ट टारगेट्स है हम Yes. डॉक्टर्स। तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। वेरी विजिलेंट। Yes. तो जैसे कि अभी वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, राइट? तो प्रेगनेंसी 9 मंथ्स एक जनरल टर्म है। 9 मंथ्स को अगर हमें बाइफरकेट करना है तो 3 ट्राइमेस्टर्स है, जो जनरली सबको पता ही है। ये 3 ट्राइमेस्टर्स में एक मेरा एक पर्सनल सवाल है, और बाकी ये 3 ट्राइमेस्टर्स को आप डिवाइड करके हमें बताइए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर कैसा होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर कैसा होता है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, बीइंग डॉक्टर आप क्या क्या टेस्ट करते हो, फिर क्या आपको नहीं करना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। और जो मेरा पर्सनल सवाल है वो ये है कि कब, जैसे मेरा भी ऐसा है कि आई चोज CS और नॉर्मल डिलीवरी, बट ये कब पता चलता है कि चलो लेबर पेन तो हुआ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल सारी चीज़ें स्मूथली जा रही है, और मुझे एक है कि नहीं यार, एक बच्चा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, नियोनेट बच्चा, अंदर जो वो तो बेबी, यूट्रस में रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, इन्फेंट बेबी, इन्फेंट ही बोलते हैं। यस। तो उसका वेट कितना हो तब हम CS चूज ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर कितने वीक्स मिनिमम चाहिए टू गेट द बेबी मैच्योर? ओके, तो 2 चीज़ें आपने पूछी है। पहले ट्राइमेस्टर, तो 9 महीने को 3 और 3, और 3 ट्राइमेस्टर में उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, और 4th ट्राइमेस्टर जिसको हम पोस्टपार्टम बोलते हैं। दैट इज पोस्टपार्टम। यस, राइट। पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद का टाइम, जिसकी कोई बात नहीं करता। जिसकी कोई बात ही नहीं करता। हाँ, राइट। सबको ऐसा है भाई डिलीवरी हो गया, बच्चा आ गया, हम खुश। तो फिर अब लेट्स स्टार्ट विद द 4th ट्राइमेस्टर। क्योंकि भाई ये कोई बात ही नहीं करता। कोई बात नहीं। नोबडी नोज अबाउट देखो, इट। मतलब मैं तो नहीं जानता हूँ। आपको सेक्शन हो गया या नॉर्मल डिलीवरी हो गई, तो 6 से 7 दिन बाद आप, या 10 दिन बाद, जब भी आप डॉक्टर साहब को दिखवाने जाए, तो डॉक्टर साहब आपको क्या क्या दवाई देते हैं, क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं,
कि आपके टाँके कैसे, वो तो हर कोई देखता है, बट मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं ना, कोई यूट्रस दिखता ही नहीं सर्जरी के बाद। राइट। तो वो उस टाइम पे स्कैन करके यूट्रस देखो कि इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कैसे हो रहा है। राइट। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि डिलीवरी बाद गर्भाशय के अंदर ब्लड के क्लॉट्स वगैरह दिखने को भी मिलते हैं, तो उसको भी निकालने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद पेशेंट को अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मैं मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह देता हूँ महीने भर का। महीने भर बाद वापस से एक बार प्रॉपर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए वापस बुलाता हूँ। राइट। उसके बाद WHO का क्राइटेरिया है पोस्टमार्टम में कि हर एक लेडी को आयरन और कैल्शियम मिनिमम 6 महीना लेना चाहिए टू रिप्लेनिश देयर सेल्फ टू बी अ गुड और हेल्दी मदर। राइट। तो अगर वो खुद से आयरन कैल्शियम लेगी तो बेबी को भी अच्छा है। शी इज लैक्टेटिंग और नॉट, मतलब ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, उनको ये खाना ही है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में से कितना सब कुछ निकल गए, क्योंकि प्लाज्मा एक्सपांड हुआ था। राइट। उसमें भी HB कम हुआ होगा। मेरी खुद की वाइफ का HB7 चला गया था। फॉलिक एसिड यार, मतलब इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन और सप्लीमेंट, आई बिलीव। Yes. फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, प्री कंसेप्शनली हम लोग मिनिमम 3 मंथ्स पहले से स्टार्ट करवा देते हैं कि अगर आप इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, आपको 3 महीना पहले से ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है। राइट। फॉलिक एसिड में भी फॉर्म्स आ गए अभी तो। ओके। फॉलिक एसिड है, उसका प्री फॉर्म है एल मिथाइल फोलेट, और उसका भी प्री फॉर्म है जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है गट में से, क्योंकि आप फॉलिक खाएंगे उसमें से एल मिथाइल फोलेट बनेगा, एल मिथाइल के बाद क्वाड्राफोलेट बनेगा, टेट्राफोलेट या क्वाड्राफोलेट, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगा। राइट। तो बहुत सारे जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ जो फीमेल्स में रहती है उसमें काफ़ी बार फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं होता है। अगर आप फॉलिक एसिड को सिंपल फॉलिक एसिड के फॉर्म में दे दो, नहीं एब्जॉर्ब। हाँ, तो आपको क्वाड्राफोलेट या टेट्राफोलेट जो आता है वो डायरेक्ट देना पड़ेगा। ये क्यों ज़रूरी है? मतलब वो टैबलेट होता है कि इंजेक्शन? नहीं, टैबलेट ही है। टैबलेट ही होता है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो भी बच्चे का हेड से लेके स्पाइन तक का जो भी चीज़ बन रहा है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना आने के लिए। अच्छा। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई इसको बेबी रुका था, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा, स्कल वॉल्ट नहीं बना है किसी का, तो एनेंसिफेली है, तो ऐसे केसेस में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होता है। राइट। तो लोग प्री कंसेप्शनली डॉक्टर को मिलने भी नहीं जाते हैं। ऐसा कोई समाज में सिनेरियो ही नहीं बनाया है किसी ने। अच्छा, वो कल्चर ही नहीं है। हाँ, तो डॉक्टर को प्रेगनेंसी रुकने से पहले भी मिलना पड़ता है, ऐसा कोई सिनेरियो। और अभी के सिनेरियो में रवि ऐसा है कि लोगों को ऐसा है कि हम लोग जो खा रहे हैं वो मस्त है। हाँ, वो तो यार अभी, और इसमें कोई फ्री फ्लो नॉलेज इतना ज़्यादा है अभी इंटरनेट पे कि सब वहीं से कंज्यूम कर रहे हैं अभी तो। फास्ट फूड, यस। और आप ये देश का क्या बताऊं मैं कि लारी वाले को प्रमोट कर रहे हैं लोग। हाँ ठीक है, देश करो, प्रमोट करो, उसकी देश दिक्कत तो नहीं अपना है। अच्छा ही है। देश तो बिल्कुल अच्छा है, अपने जैसा देश नहीं है। देख, मैं भाई अभी ऑस्ट्रेलिया घूम के आया, मुझे लगा कि मैं इंडिया के बाहर कभी ना जाऊं। नहीं, देश तो अपना। Yes. मतलब आई लव माई इंडिया। 4th trimester is very well explained. Very well. Right? Now, what are the first, second and third trimesters in a brief? फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज, सी, जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो 1 महीना या 5 दिन या 10 दिन पे ही आएंगे आपको मिलने के लिए। तो उस टाइम पे हम लोग जस्ट कंफर्मेशन लेते हैं कि वेदर इट इज इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी और एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। राइट। जो मतलब यूट्रस, जो बच्चादानी है, उससे जो बाहर गलती से जो प्रेगनेंसी रह जाती है, यस, जो आगे जाके कंसीव नहीं होता है, मतलब कि वो फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। Yes. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप वो चेक करते हो कि पोजीशन ऑफ बेबी इज इनसाइड द यूट्रस और आउटसाइड। हाँ, जो बच्चेदानी में है या बच्चेदानी के बाहर है। राइट। उसके बाद हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब भी बेबी को देखते हैं, उसके बाद हम लोग फॉलिक एसिड, एज ऑफ नाउ वी हैव जस्ट टॉक अबाउट इट, तो फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलिक एसिड सबको देना ही है। राइट।
फॉलिक एसिड दिन में 5 मिलीग्राम जाना चाहिए, राइट। ठीक है। उसके बाद फॉलिक एसिड लेने का कोई एक गोल्ड स्टैंडर्ड है क्या कि खाने से पहले लेना है, खाने के बाद में लेना है? इफ़ यू आर टेकिंग इन एम्प्टी स्टमक, यानी आपका पेट खाली है और फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड थोड़ा मॉलिक्यूल हैवी है, तो आपको गैस्ट्राइटिस कर सकता है। तो मतलब एम्प्टी स्टमक लेना है कि कुछ खाना खाने नहीं, के बाद एम्प्टी स्टमक लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, बट हम लोग बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। बेटर एब्जॉर्प्शन। तो बट प्रेग्नेंट, मुझे याद है कि बुक में ऐसा लिखा हुआ था कि 10 मिनट्स और 15 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेकफास्ट, राइट। तो थोड़ा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, जिससे आपको गैस्ट्राइटिस नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द आइडियल वे। आइडियल वे। अब प्रेगनेंसी में एक चीज़ कैसा है रवि, कि इंटेस्टाइनल गट की मोटिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इफेक्ट। तो उसके कारण क्या होता है कि गैस्ट्राइटिस, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी समस्या होने वाली है। तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, फाइबर वाले फूड्स हैं। फाइबर फूड ज़्यादा लेने चाहिए। मैं जो भी पेशेंट्स आता है ना, तो उसको मैं एक गोल्डन सलाह देता हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर ही, कि बहन आपको माथा दुख सकता है, चक्कर आ सकता है, एसिडिटी जैसा लग सकता है, अशक्ति लग सकता है, बेचैनी लग सकता है, फीवरिश फीलिंग आ सकता है आपको। एंड ऑल दिस थिंग्स आर नॉर्मल। मैं और ज़्यादा भी उसमें ब्रीफिंग में जाऊँ तो मैं बोलता हूँ आपको पेट के नीचे के हिस्से में दर्द ज़्यादा हो सकता है, कमर ज़्यादा में दर्द कर सकती है, हाथ पर ज़्यादा दुख सकते हैं, बुखार भी आ सकता है। राइट। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। आपको दिन में 1 या 2 बार ऐसा बोलना है आपके अपने आप से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। राइट। तो 80% तो वैसे ही चला जाएगा। राइट। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब भी पेशेंट आता है तो मैं एक गोल्डन सलाह ऐसे भी देता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें अलग से हो रही हैं तो उसका ब्रीफिंग आप लिखते रहो। तो जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो उनको सिर्फ बताना रहेगा। काफ़ी बार आपके पास भी ऐसा होता होगा, जब पेशेंट अंदर आता है तो भूल जाता है। ऐसा होता है। हाँ, फिर बाहर जाएगा, याद आएगा, वापस अंदर आएगा। इसीलिए हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपका रश भी ज़्यादा होगा, पेशेंट का, मेरा भी ज़्यादा है, तो काफ़ी बार रह जाता है। तो नहीं रहे, इसीलिए पेशेंट को बोलना है कि आप मोबाइल के अंदर सब लिख के लेके आओ नोट्स। Right. वी विल टॉक रिगार्डिंग दैट। So patients should make list of their complaints. यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Right. और थोड़ा लोगों का अवेयरनेस पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। That is a good thing. That is in a good way. thing. एक ना जो मैं जनरली नॉन डॉक्टर लोगों से ज़्यादा बातें करता हूँ। तो जो कॉमन पीपल है वो एक ये चीज़ भी रखते हैं कि जब तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म नहीं होता है, दे जनरली डोंट डिक्लेयर Yes. कि आई एम प्रेग्नेंट ऐसे। यस, सो मतलब इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? मतलब देयर आर मोर चांसेस ऑफ Missed abortion. टर्मिनेशन या फिर अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यस। देखो, बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर रुका आपको, मीन्स पर मालूम चला हमें कि बेबी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि 1 महीना और 1 दिन भी होता है ना तो भी दिखाने आ जाते हैं। राइट। और बहुत सारे ऐसे भी है जो 1.5, 2, 3 महीने पे भी आते हैं। राइट। तो जो 1.5, 2, 3 महीने पे आते हैं ना, उनको मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा जल्दी दिखा दीजिए। राइट। मतलब आपके पीरियड्स नहीं हुए हैं तो आप सेफर साइड 1 हफ्ता वेट एक कीजिए। हफ्ता, यस। अगर 1 हफ्ते में यू आर नॉट गेटिंग पीरियड्स आर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। यस, कंसल्ट अ डॉक्टर। एंड आपको घर पे ही यूरिनरी प्रेगनेंसी किट आता है, वो कर लो। यूपीटी, राइट। यस। हाँ। और आप अगर आए तो यूपीटी में फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव चांसेस कितने रहते हैं? 0.1% अराउंड। ओके। बहुत ही रेयर, मतलब वेरी रिलायबल। वेरी रिलायबल। वेरी रिलायबल। अगर उसने पॉजिटिव बोला है तो कुछ ना कुछ तो है। हाँ। और अगर नेगेटिव है, ठीक है, और 2 हफ्ते चले गए आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर द साइकिल, ठीक है, 2 हफ्ते चले गए और फिर भी उन्होंने रिपीट किया यूपीटी, वो भी नेगेटिव आ रहा है, तो शुड दे वेट और नहीं, दे शुड नॉट वेट, दे शुड गो टू द हॉस्पिटल और उनके गायनेकोलॉजिस्ट को उनको दिखा देना चाहिए। समटाइम्स क्या है कि
ओवरी के अंदर अंडकोश में पानी की गांठ हो जाती है ना, उसके कारण भी मेंसेस नहीं आते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूपीटी पॉजिटिव आता है? 100%। ओके, राइट। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसमेंट देखना। प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। उसके बाद क्या है कि बच्चा जो रुका है वो एलोग्राफ्ट है। एलोग्राफ्ट ये थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। तो बच्चे का जेनेटिक्स या बच्चा जो भी बना है वो सिर्फ और सिर्फ मदर का वो नहीं है कोश, उस पे फादर का भी है, फॉरेन जीन्स भी है। फॉरेन जीन्स भी है। राइट। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का हार्ट बीट बंद होना, ओके। बेबी को ग्राफ्ट रिजेक्ट करना। अच्छा, रिजेक्शंस भी होता है? यस, बहुत बार। दैट इज मिसकैरेज। बेसिस मिसकैरेज। ओके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करें और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगवाएं ऐसे टाइम में जब आपको ब्लीडिंग आ रहा है, कुछ भी हो रहा है। अच्छा, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन कंपलसरी नहीं है? कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपको पर वजाइनल ब्लीड आ रहा है थोड़ा भी, यस, तो प्रोजेस्टेरॉन कैन हेल्प यू। प्रोजेस्टेरॉन 100% हेल्प यू। और उसके साथ साथ हम लोग अभी तो नए नए इंजेक्शंस वगैरह भी आ गए हैं। काफ़ी बार हम लोग स्टीरॉइड्स भी देते हैं, प्रेडनिसोलोन, ओके। क्योंकि वो एलोग्राफ्ट है ना, तो बॉडी रिजेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा। तुम डाउन कर रहे हो। यस, और फिर वो एक्सेप्टेंस आ जाता है बॉडी में आफ्टर सर्टेन टाइम। यस यस यस। और बेबी की हेल्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ओके, गुड। तो दिस इज द रीजन कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। रूटीन एक्सरसाइज मीन्स बहुत ज़्यादा भारी वजन नहीं उचक सकते। जंपिंग कर सकते हैं, बट नॉट थरोली कि इतना ज़्यादा कर लो कि आपको दिक्कत हो जाए। मतलब जो रोप्स करते हैं नहीं, रोप्स नहीं कर सकते। नहीं। राइट। यू कैन वेट लिफ्ट। हाँ, स्क्वाट भी कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। ठीक है। फिर जैसे मान लो कोई समवन इज अ गुड स्विमर और वो हमेशा स्विमिंग करते हैं, तो वो कर सकते हैं। कोई दिक्कत और साइकिलिंग भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं। हाँ। स्टैटिक साइकिलिंग इज वेरी गुड। स्टैटिक साइकिलिंग इज गुड। यस, राइट। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव। यस। और डू यू रिकमेंड कि सबको एक्सरसाइज करना चाहिए? सबको नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेग्नेंट बाय आईवीएफ मीन्स आपका आईवीएफ से बच्चा रोका है। नहीं, नेचुरल कंसेप्शन में सब कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है, आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपके बच्चे को आगे जाके दिक्कत पड़ने के चांस है, या तो आपको ब्लीडिंग आ सकता है, क्योंकि जब हम सोनोग्राफी करते हैं, दैट बिकम्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। इफ यू आर नॉट इन अ कैटेगरी ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो फिर आप आराम से सारे एक्सरसाइज वगैरह, ऑल योर रूटीन एक्टिविटीज, एवरीडे, डे टू डे काम, कि आप ऑफिस भी जा सकते हो। आप सारे स्ट्रेस, ऑफिस के स्ट्रेस ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। राइट। अच्छी बात है। इट इज गुड। आपका जो माइंड है वहाँ पे डाइवर्ट रहेगा, तो आपको बेबी के साथ टाइम स्पेंड कम होगा, बट बेबी भी सब कुछ देखता है। वो भी थोड़ा थोड़ा सीखता रहता है अंदर। राइट। मैं तो बहुत सारे लोगों को बेबी मून पे भी भेज देते हैं हम लोग तो। अच्छा। हाँ, जाओ फुकेत जाओ, कराबी जाओ, बाली तक भी भेजा हुआ है हम लोगों ने तो। मतलब ट्रैवलिंग कर सकते हैं। यस, यू कैन ट्रैवल। मतलब एनी स्पेसिफिक पीरियड की सेकेंड ट्राइमेस्टर इज गुड फॉर ट्रैवलिंग, या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर इज गुड फॉर ट्रैवलिंग? जनरली सेकंड ट्राइमेस्टर 13 वीक्स टू 26 वीक्स। 13 weeks to 26 weeks is बेस्ट टाइम, the best time to travel. Yes. During pregnancy. Yes. Safest. Right. So, और थर्ड, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर तो मतलब फर्स्ट और थर्ड के बीच में ऐसे ही निकल जाता है। इसमें है ना, स्कैन्स इम्पोर्टेंट है। राइट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर हमें एक सिंपल सा मैसेज देना हो कि कौन कौन से टेस्ट मस्ट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतने टेस्ट तो करने ही करने हैं, तो वो कौन कौन से टेस्ट? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल चेक होता है उसमें। वो रिपीटेटिवली हम लोग दो महीने पे करवाते रहते हैं। राइट। अगर बेबी मीन्स मदर का एचबी डाउन होता है तो। दूसरा थैलेसेमिया, ठीक है, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग बोलते हैं। राइट। फिर HIV HB से इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी हिस्ट्री ऑफ थैलेसेमिया। यस, राइट। आपको अगर मदर फादर को
किसी का भी थैलेसीमिया का रिपोर्ट नहीं हुआ होता है, आपको मालूम ही नहीं है कौन थैल मेजर है कौन थैल माइनर है। राइट, तो वो तो शादी से पहले करना चाहिए। यस, दैट इज अगर वेरी नहीं हुआ है तो आप एक ये प्रिकॉशनरी चेक करते हैं। यस, राइट। और फिर HIV HbA दैट इज आइडियल। राइट। ठीक है, फिर यूरिन रूटीन का एग्जामिनेशन। हम लोग काफ़ी बार टॉर्च इन्फेक्शन भी देखते हैं। टॉर्च इन्फेक्शन में टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पेज सिम्प्लेक्स वायरस, राइट। ये अगर वायरस का इन्फेक्शंस है एक्टिव तो वो बेबी को ना लगे उसके लिए भी ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। दैट टू इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। राइट। और सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन से टेस्ट है जो करने ज़रूरी है? सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंड आते आते आपको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देना जरूरी हो जाता है। और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज यस, और चेक करने के लिए। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और दूसरा चीज़ सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको 20 वीक्स के बाद अब तो हर एक के घर पे बीपी इंस्ट्रूमेंट है। राइट। आप हर रोज एक बार बीपी पाओ घर पे। राइट, दैट इज मतलब यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। यस, दो चीज़ वर्स्ट सिनारियो अगर आपको प्रेगनेंसी में, अगर भगवान से यही दुआ करो कि आपके घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको ना बीपी आए ना डायबिटीज। डायबिटीज है। राइट। अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस बीपी और डायबिटीज़ आ गया तो वो बहुत जानलेवा बच्चे के लिए भी है और मदर के लिए भी है। बहुत विजिलेंट और रहना, टाइमली अगर पता चल जाता है तो दोनों का हेल्थ अच्छा रहता है। दोनों का हेल्थ अच्छा रहता है। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, एक पेशेंट है मेरा, उसका डायबिटिक मदर आई, हम लोग विजिलेंट थे, मालूम चल गया, इंसुलिन पे रख दिया, डायबिटोलॉजिस्ट को दिखा दिया, बेबी को मदर जो खाती है उसमें से ही मिलेगा। हाँ, राइट, ग्लूकोज। यस। आप मान लो कि कोई पेशेंट है उसको डायबिटीज चेक ही नहीं हुआ है और वो डायबिटिक मदर है, और ऐसे सिनेरियो में बेबी का हार्ट डिजीज आने के चांस बढ़ जाएंगे। राइट। सो जो जुवेनाइल डायबिटीज है, जो बच्चा पैदा होता है डायबिटीज लेके, सो ये कंडीशन की वजह से वो होता है कि वो पूरा अलग सिनेरियो है। राइट, राइट, राइट। क्योंकि आप मान लो कि आपको डायबिटीज है, मीन्स मदर को डायबिटीज है, और मदर को अगर ग्लूकोज लेवल कम हुआ मदर का तो मदर कैन टॉलरेट दैट, राइट, बट द बेबी इनसाइड कैन नॉट टॉलरेट। तो इसमें साइलेंट रोग है और अल्टीमेटली बेबी अंदर एक्सपायर्ड होने के चांस बढ़ जाते हैं। राइट। तो इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक यू चेक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड ट्राइमेस्टर में यही बस ग्लूकोज देखना है, आपको CBC करवाते रहना है। यूरिन का एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रोटीन जा रहा है ज़्यादा तो BP वगैरह चेक करवाते रहो। राइट। और स्कैन आते हैं, डॉपलर स्टडी, ग्रोथ स्कैन। हाँ, वो तो अभी हमारा वेरी वेल। यस, बट ये जो जैसे डाउन सिंड्रोम है, यस, ठीक है, या फिर कोई भी जेनेटिक डिफॉर्मिटीज, या फिर वो जो डिफॉर्मिटी टेस्ट होते हैं, वो कौन से ट्राइमेस्टर? थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी वाला पॉइंट है। तो 11 to 13 वीक्स, 11 वीक्स टू 13 वीक्स के बीच में ये टेस्ट करना जरूरी है। हाँ, उसमें कैसा है, फर्स्ट हम लोग स्कैन करते हैं, जो मेजर स्कैन है उसमें नकल ट्रांसुलेंसी और नेजल बोन मेजरमेंट होता है, और बेबी का फुटल वेलबीइंग पूरा प्रॉपर। तो वो सारी चीजें सोनोग्राफी में होती है। सोनोग्राफी में फर्स्ट ये चेक होगा कि उसका गर्दन के पीछे के भाग पे कितना पानी भरा हुआ है। ओके। उसको बोलते हैं नकल ट्रांसुलेंसी। और नेजल बोन बना है कि नहीं बना है। राइट। अगर इसमें कहीं पे भी डिफॉर्मिटी लग रहा है तो हम लोग पेशेंट को डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट या फिर NIPT, ये तीनों में से कोई भी एक सजेस्ट करते हैं। आई जनरली प्रीफर NIPT। तो ये अगर सोनोग्राफी में 11th to 13th वीक के बीच में आपको कुछ लगता है तो आप कराते हो, अगर नॉर्मल होगा तो भी करवाते हैं, करना जरूरी है। ओके। क्योंकि उसमें ये टेस्ट कैसे होता है, मदर का 10 ml ब्लड लेते हैं, उसके अंदर से बच्चे का ब्लड अलग करते हैं, राइट, और उस पे बच्चे के जेनेटिक स्टडी होते हैं, राइट। अगर उस जेनेटिक्स में कुछ दिक्कत आता है, इट मस्ट बी एक्सपेंसिव, 8,000 रुपीज, राइट। आज से 2 साल या 3 साल पहले अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रहा है तो वहाँ भी ये फैसिलिटी मिलता है क्या? नहीं। सो दिस इज वन अनफॉर्चुनेट थिंग। यस, ठीक है। तो सी अभी जैसे आपने बात किया कि प्रेगनेंसी के बाद जो 4th ट्राइमेस्टर है, 4th ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट फीडिंग भी होता है। यस। तो ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है?
जैसे WHO तो बोलता ही है कि 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, बट वो दैट इज फॉर द बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग के मैटरनल हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं? मैटरनल हेल्थ बेनिफिट ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे बेस्ट, जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है और जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 67% ज़्यादा है। अच्छा, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं हाँ, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है, 67% ज़्यादा है देन जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उनसे ज़्यादा है। ओके, सो इट इज गुड टू ब्रेस्ट फीड, Good to फॉर breastfeed. बोथ। यस, मदर एंड बेबी। अभी एज यू आर सेइंग ब्रेस्ट कैंसर, ओके, तो OBGY में कॉमन कैंसर्स कौन कौन से? दो तो मुझे पता है, एक ब्रेस्ट कैंसर होता है, एक CA सर्विक्स होता है, ठीक है। उसके अलावा भी मतलब इफ वी कैन से 3 कॉमन कैंसर्स यू कम अक्रॉस इन योर रूटीन प्रैक्टिस, तो वो कौन कौन से? फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर, हाँ, जिसका इंडिया में सबसे ज़्यादा वही है कॉमन। सेकंड सर्वाइकल कैंसर एंड थर्ड इज ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर, यस, अभी तो यंग अंडकोश का कैंसर। हाँ, अंडकोश का कैंसर जो अभी यंग जनरेशन में ज़्यादा हो रहा है। क्यों? अगेन सेम PCOD, लाइफस्टाइल डिजीज एंड ऑल। राइट, तो ब्रेस्ट कैंसर, देन सर्विक्स कैंसर एंड देन ओवेरियन, अंडकोश का कैंसर। ओवेरियन कैंसर। तो पता कैसे चलेगा? देखो, अभी जो भी फीमेल है, ठीक है, उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ये इतना तो बेसिक है जो मुझे करना है इस चीज़ से बचने के लिए, या फिर अगर ये होता है तो मैं जल्दी उसका ट्रीटमेंट करा सकूं? क्योंकि वी ऑल नो अर्ली डायग्नोसिस गिव्स यू बेटर प्रोग्नोसिस। 100%। तो अर्ली डायग्नोसिस कैसे पता चलेगा? ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा है कि आपको कोई भी फीमेल है उसको अपने ब्रेस्ट को पाल्पेट करते रहना है। सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन एट व्हाट एज? आप, मैं तो जनरली 30 के बाद ही बोलूँगा। आफ्टर 30? हाँ, बट बुक्स में 40 के बाद लिखा हुआ है सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन। ओके, बट अभी तो क्या है, अर्ली प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया। हाउ टू डू दैट? हाउ टू डू सेल्फ एग्जामिनेशन? उनको कैसे चेक करना? उनको अपने ब्रेस्ट को जो भी अपना मिरर है उसके सामने खड़ा रह के देखना है कि ब्रेस्ट कैसे है, निप्पल्स कैसी है, निप्पल्स इन्वर्टेड है, आउटवर्ड है, कहीं पे भी कोई रेडनेस या लीजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर पाल्पेट करके भी देखना है कि कहीं पे उनको छोटी सी गांठ वगैरह कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। राइट। अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है आपको तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। हाउ टू पाल्पेट? पाल्पेशन का, जैसे आप में तो डॉक्टर है, ठीक है, हमें तो पता है कि इट्स अ 3 फिंगर टेस्ट। हाँ, 3 फिंगर टेस्ट। तो वो कैसे करना है? यानी प्लीज एक्सप्लेन। 4 क्वाड्रेंट है अपना जो ब्रेस्ट है ना, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है। और हर एक हिस्से में छोटे छोटे बाइट्स लेके उसको चेक करो कि आपको कहीं पे कुछ हार्ड टिश्यू मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर हार्ड टिश्यू मालूम चल रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना है। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आपको कैंसर ही वो हार्ड टिश्यू कैंसर ही हो। मोस्ट प्रोबेबली 90% डायग्नोसिस फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, अच्छा, यानी वो चर्बी की गांठ ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। राइट। वो बिनाइन कंडीशन है, उसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी घबराने की ज़रूरत वो रहता है वहाँ पे। और मान लो कि फिर उन्होंने पल्पेट किया, उनको लगा कि हाँ कुछ है गांठ जैसा, वो आपके पास आए, तो सो व्हाट विल यू डू? कि आप क्या क्या टेस्ट करा? हम लोग भी पहले सेल्फ एग्जामिनेशन उनका करते हैं, हमें कितना बड़ा मास फील हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि मेमोग्राफी करवा लो। मेमोग्राम? यस, मेमोग्राम बोलते हैं। मेमोग्राफी अगर होता है और अगर उसमें बायरेट्स कैटेगरी आता है, ओके, मेमोग्राफ के अंदर लिखा हुआ है उसका रिपोर्ट्स आएगा, 0 to 5 का एक कैटेगरी है, एंड देन यू गेट टू नो कि है कि नहीं है, ये बिनाइन कंडीशन है। 100% एक्यूरेट?
वैसे मेडिकल में कुछ 100% पर नहीं से होता है, but पर से still 95% 95% एक्यूरेसी यस। देन जैसे हर कैंसर में होता है, आप उसका हिस्टोपैथोलॉजी क्या हाँ, बायोप्सी कराओ। अगर ज़रूरत पड़ी कुछ सस्पिशियस है तो हम लोग उसके अंदर से टिश्यू को रिट्राइव करते हैं और उसका बायोप्सी भेजते हैं। राइट, एंड बायोप्सी के बाद बायोप्सी के बाद हम लोग ब्रेस्ट कैंसर 100% ट्रीटेबल है, 100% क्योरेबल, मतलब अर्ली डायग्नोसिस हो तो। अर्ली डायग्नोसिस। और ज़्यादा अगर एडवांस स्टेज में अगर चला गया है तो उसके मीन्स मेडिफल रेडिकल मास्टेक्टोमी उसका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसके बाद कीमोथेरापी आता है। राइट, बट मैं पर से सबको ऐसा बोलता हूँ कि जब भी आप मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी करवाओ, अगर यंगर एज है तो आप यूट्रस और ओवरी को प्रिजर्व कर सकते हो। राइट, बट अगर यंग एज नहीं है और ओल्ड एज हो और ब्रेस्ट कैंसर है तो ओवरी और यूट्रस सब निकाल दो तो अच्छा है, क्योंकि ब्रेस्ट और ओवरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, और ओवरी के अंदर क्रूकनबर्ग्स ट्यूमर होने के चांस बढ़ जाते हैं। राइट, तो दैट ओवरियन कैंसर विल लीड टू द फुल बॉडी मेटास्टेसिस, ओके, क्योंकि ओवरी का जो ब्लड सप्लाई है वो डायरेक्टली एओर्टा से सप्लाई होता है। ओके। तो इससे ना मेरे मन में दो सवाल आते हैं। ऐसा मतलब मैं कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो कनेक्ट करते हैं, ऐसा जो सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, बाकी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से आपको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इज दैट ट्रू कि नहीं, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ? इट्स अ मिथ। तो ऐसा नहीं है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप लोगे। दैट क्लिनिकल डाटा सेज दैट around 4 to 5% chances has been increased. See, ये जितने भी कैंसर्स में बोल रहा हूँ ना, ये सारे इस्ट्रोजन हार्मोन डिपेंडेंसी वाले हैं। ओके, ठीक है। तो जितना इस्ट्रोजन बॉडी में ज़्यादा रहेगा उतना आपको कैंसर के चांस बढ़ते रहेंगे। राइट। अगर ऑन अदर हैंड इफ यू डोंट हैव एनी इस्ट्रोजन इन योर बॉडी तो इलास्टिसिटी जो है फीमेल की बॉडी का वो चला जाएगा। राइट, यानी ज़्यादा हार्मोन्स लेने से आपको होने के भी चांस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। राइट, बट इफ़ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए। राइट, उसको मालूम चलेगा ना कि आप मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं 20 साल से ले रहे हूँ सर मैं, तो दैट शुड नॉट बी हैपन। राइट, राइट। ज़रूरत है, लिया, खत्म, बात खत्म। नाउ जस्ट यू स्टेटेड कि यूट्रस भी निकाल देना चाहिए। यस, ठीक है, तो यूट्रस निकालना मतलब बच्चादानी निकाल देना। यस। अभी हिस्टेक्टोमी मतलब बच्चादानी निकालने का जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा है? इज दैट ट्रू? यस। क्यों? क्योंकि तो क्योंकि अच्छी चीज़ है ना, वहीं से हॉर्मोन्स बनते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओवरी से हार्मोन्स ओवरी से हॉर्मोन्स बनते हैं। आपने अगर खाली यूट्रस निकाला तो कोई दिक्कत इट इज़ मतलब तो फिर मेनोपॉज आ जाएगा ना, जैसे मेनोपॉज नहीं आएगा। ओके, मेनोपॉज। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, यूट्रस निकालने के बाद भी इंटेस्टाइनल प्रेगनेंसी मिले गया है, अच्छा, लीवर में भी प्रेगनेंसी पाया गया है। तो हार्मोन्स तो उसका काम कर रहे हैं। मतलब हार्मोन्स अगर आपने एक्सक्लूसिवली यूट्रस निकाला है, उसके बाद ओवरी अंदर है, उसके बाद भी आपके जो फीमेल हार्मोन्स है वो कब तक कंटिन्यू रहेंगे? ओवरी कैन वर्क अप टू एज ऑफ 60। तो फिर मेनोपॉज के बाद जो हम सुनते हैं जनरली, ठीक है, कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है क्योंकि आपके बोन फॉर्मिंग हार्मोन्स बंद हो जाते हैं, जो हमने पढ़ा है ऐसे। वो अगेन इस्ट्रोजन, अच्छा, इस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा। दैट आई नो, बट एज यू सेड राइट नाउ कि 60 की एज तक आप हार्मोन्स आपकी ओवरी से बट बन सकते हैं। हाँ, बट हर एक को 60 तक जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, 60 इज द अपर लिमिट कि तब तक भी हो सकता है। किसी को 45 पे भी चला जाएगा। सो दैट इज मेनोपॉज। Yes, that जब आपके हार्मोन्स प्रोडक्शन बंद हो जाता है, दैट इज मेनोपॉज। अगर आपका यूट्रस निकल गया है उसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो गया। यस। ओके, आपके अंदर बॉडी में अगर ओवरी रखा हुआ है तो ओवरी कैन प्रोड्यूस ईच एंड एवरी हार्मोन। तो ये ऑप्शन होता है क्या पेशेंट? Yes, 100%। कि जैसे यूट्रस के कुछ जैसे डिजीज मुझे पता है कि फाइब्रॉइड या कुछ भी मतलब एडिनोमायोसिस है, राइट, कॉम्प्लेक्स एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है। हाँ, तो ये
होता है तो आप यूट्रस रिमूवल का सजेशन देते हो Yes. और उस टाइम पे आप ओवरीज नहीं निकालते, नहीं निकालते। तो आपका मेनोपॉज स्टार्ट नहीं होता है, वो तो नेचुरली जब होना है तभी होगा। यस। ओके, राइट राइट राइट। तो आपको अपने डॉक्टर के पास अगर जब भी हिस्टेक्टोमी करवाने गए, यानी ये गर्भाशय का बच्चेदानी निकालने गए, तो सर को बोलना है कि सर ओवरी अगर अच्छा है तो अंदर रखिएगा। ओ राइट राइट राइट। आप नहीं मानेंगे, यूएस के अंदर विदाउट कंसेंट ओवरी निकाला था, ओके, नहीं निकालना चाहिए ना आइडियली। तो डॉक्टर का लाइसेंस चला गया। हाँ वो होगा ही, वो तो यार बहुत ऑब्वियस चीज़ है। अगर वहाँ से बट इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है ओवरी के बारे में, तो इसीलिए तो हम बैठे हैं ना। हाँ। टू अवेयर द पीपल। यस। दूसरा ये है कि हिस्टेक्टोमी, बच्चादानी निकालना, वो वजाइनल वे से, मतलब वजाइनली भी हो सकता है और एंडोस्कोपिकली भी हो सकता है। यस। तो अभी जैसे एवरीवेयर इन इवन इन ऑर्थोपेडिक्स, इवन इन कार्डियक, ठीक है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज अभी हम ट्राई करते हैं कि जितना पेशेंट को या उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ को कम डैमेज करे। यस। तो लेप्रोस्कोपी और गायनेकोलॉजी, वेयर वी आर राइट नाउ इन लेप्रोस्कोपी, कि कैसा है, इज इट रियली बेनिफिशियल टू पेशेंट लेप्रोस्कोपी? यस। मतलब लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी इज बेटर या फिर वजाइनल हिस्टेक्टोमी इज बेटर? सी, बोथ आर गुड। बोथ आर गुड। यस। इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। यस। मतलब सर्जन का एक्सपीरियंस किस चीज़ में ज़्यादा है? यस। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे एक रिमार्केशन देना चाहूँगा, अगर आपको कोई डिजीज़ ज़्यादा बड़ा है, यानी वो एंडोमेट्रियोसिस है, या तो फिर आपको फाइब्रॉइड है, या कोई ज़्यादा कोई दिक्कत वाला है, क्योंकि सी विज़न आपको मैं बताऊंगा तो वजाइनल नेचुरल ऑरिफरिस में से बच्चादानी निकालना और गर्भाशय को अंदर से पेट में से इतना बड़ा होके देख के सर्जरी करना, बोथ आर डिफरेंट सिनारियो। राइट। एंडोस्कोपी जो है वो आजकल की लेडीज, मीन्स ये जो न्यूअर जनरेशन जिसको एंडोस्कोपी मिला है, वो वरदान है राइट फीमेल के लिए। So you should opt for endoscopy Yes. if you have options. यस। You should opt endoscopy. एंडोस्कोपी ओनली, Right. Leproscopy. लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी वही। एंडोस्कोपी तो वो हो गया ना, गैस्ट्रो वाला हो गया। नहीं 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 नहीं, इसमें भी एंडोस्कोपी बोलते राइट, हमारा तो क्या आर्थ्रोस्कोपी होता है। सो सी, अभी जैसे यू कोटेड टू थिंग्स, एक होता है फाइब्रोइड, एक होता है एंडोमेट्रियोसिस। तो फाइब्रोइड होता है बच्चादानी के अंदर का गांठ, मस्कुलर गांठ, सिंपल लैंग्वेज में चर्बी का। और एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जैसे हम लोगों ने एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात की, वैसे ही जो बच्चेदानी के अंदर का जो चमड़ी रहता है, जिसके अंदर बच्चा रुकता है, ठीक है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। राइट। जो मासिक निकलता है ना, वो एंडोमेट्रियम शेड होके बाहर निकलता है। हाँ, वो एंडोमेट्रियम पेट के अंदर ग्रो कर रहा है। अच्छा, नॉट इन द यूट्रस, बच्चेदानी उससे बाहर निकल के पेट के अंदर, पेट के अंदर, यानी वो इंटेस्टाइन पे भी जा रहा है, पेशाब की थैली में भी जा रहा ये है। केसेस रेयर है कि ज्यादा है? नहीं, अभी बहुत बढ़ गए हैं। ओके। क्यों बढ़े हैं वी डोंट नो। इट इज ऑल्सो एन, अभी तक उसका इडियोपैथिक, इडियोपैथिक, यस इट इज इडियोपैथिक, यस इट्स इडियोपैथी ना। सो अभी एक लास्ट क्वेश्चन ये, यस, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी कि गायनिक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो ये वजाइनल इन्फेक्शंस, या एसटीडी भी हो सकता है, नॉन एसटीडी भी हो सकता है, व्हाट इज़ दैट? क्योंकि हम ना ये बहुत, मतलब हमारे साथ ड्यू टू और सोसाइटी जो हमारा रहा है अभी तक, तो जनरली इतना ओपनली हमारे साथ बात नहीं करते हैं फीमेल, ठीक है। तो लेकिन वो तो अंदर अंदर बातें करते हैं कि यार सफ़ेद पानी निकलता है, या फिर हमेशा थोड़ा डिस्चार्ज रहता ही है, स्मेल रहता है। सो हमेशा ये सारी चीज़ें होती है, तो वो इन्फेक्शन ही होता है कि नॉर्मल भी होता है? नहीं, वजाइना जो है ना वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। ओके, ठीक है। वजाइना का पीएच जो है, पीएच ये टेढ़ा टेक्निकल पॉइंट है। पीएच आई थिंक पीएच एवरीबॉडी नोज। हाँ हाँ। पीएच वजाइना का एसिडिक है,
वो ऑलमोस्ट 4.5 के आसपास है, 3.5 to 4.5। राइट। तो वजाइना थोड़ा एसिडिक है, तो उसका जो फ्लोरा अगर चेंज हो गया, वजाइना का जो बैक्टीरियल का फ्लोरा है, उसके अंदर है ना डोडरलाइन बेसिलाई करके एक बैक्टीरियाज रहते हैं जो क्लीन करते रहते हैं, गुड बैक्टीरिया। राइट। तो उसको क्लीन करते रहते हैं। अगर वो बैक्टीरिया चले गए बाय हुक और क्रूक और कोई इन्फेक्शन लग गया, या तो आपका यूरिन इन्फेक्शन हुआ है और आपने अच्छे से साफ नहीं किया और वो वजाइना में चला गया यूरिन, ज़्यादा साफ करने से भी होता है ऐसा सुना मैंने। हाँ, राइट। तो आपको है ना वजाइना का एक्चुअली केयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो वजाइनल वॉश वगैरह आते हैं, वो वॉश कभी यूज़ मत करो, क्योंकि उसका प्रॉपर यूज़ कैसे करना है किसी को मालूम ही नहीं है। सो इफ समबडी नोज हाउ टू यूज इट, तो दे कैन यूज़ इट हाउ फ्रीक्वेंटली? दिन में एक बार। वंस इन अ डे। हाँ, बट उसको कैसा है कि लोगों को ऐसा मालूम है कि वजाइनल वॉश जो है वो पूरा बाहर की चमड़ी पे या वजाइना के ऊपर, एक्चुअली वो वजाइना के अंदर यूज़ करने की ज़रूरत है। राइट। क्योंकि उसका वजाइना का पीएच मैंने बोला 4.5, 3.5 to 4.5 है। और जो वॉश आते हैं ना उसके ऊपर भी लिखा है पीएच 4.5, राइट। सो इट इज़ अ पीएच बैलेंसिंग। पीएच बैलेंसिंग थिंग। और उससे है ना आपको एकदम हेल्दी वजाइना मिलेगा। मैं काफ़ी बार लोगों को भी बोलता हूँ, मेरे पास आते हैं ना छोटी छोटी बच्चियाँ भी आती है काफ़ी बार, प्यूबर्टी आया, फर्स्ट टाइम मेंसेस आया, बोला सर ईचिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उनकी मदर उनको नहीं समझाती है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, जब भी मेंसेस खत्म हो जाए ना तो एक बार मेंसेस खत्म होने के बाद एक बार गर्म पानी करो, उसके अंदर डेटॉल या सेवलॉन डालो और बैठो। ओके। तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा। अरे ये वाला क्वेश्चन अपना सेकंड लास्ट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि ये अर्ली प्यूबर्टी, हाँ, ये वर्ड ना मैं बहुत सुन रहा हूँ यस। कि एंड व्हाट इज इट? अर्ली प्यूबर्टी क्या है ऐसा? मैनर्की आपने कभी सुना हो, नहीं सुना हो? मैनर्की का मतलब फर्स्ट टाइम मेंसेस आना, फर्स्ट टाइम माहवारी चालू होना, फर्स्ट टाइम पीरियड्स स्टार्ट होना। फर्स्ट पीरियड्स। आज से अराउंड 40 इयर्स पहले मैनर्की 16, 17, 18 की एज पे आता था। राइट। ठीक है। और फिर जैसे जनरेशन बढ़ता गया, हाँ, हमारे वो टाइम पे तो 15, ऐसा सुना 14, 15 पे उस age आना स्टार्ट हुआ हाँ। ड्यू टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जंक फूड, खाने में दिक्कतें, स्ट्रेस लेवल बच्चों को पढ़ाई का, आप पढ़े और मैं पढ़े और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। वेरी ट्रू। न्यूट्रिशन फूड नहीं है। राइट। उसके कारण आप देखो, लोग पड़ीके में से पेपर खा लेंगे, बच्चा रो रहा है, पड़ीका दे दो, खत्म। सब पाम ऑयल वाला खा रहे हैं। अच्छा खाना कहाँ मिल रहा है? सो अ गुड फूड इज द की। यस, 100% गुड फूड, होम कुक्ड फूड। बच्चे का शारीरिक जो डेवलपमेंट होना है, आप योगा करवाओ बच्चे से, किड्स को भी एक्सरसाइज करना है। किसको एक्सरसाइज करवाओ। हाँ, अब तो वैसे खेलने नहीं जाते, पहले तो हम बहुत खेलते थे। यस। तो अभी क्या है, अर्ली मेनार्की, अर्ली मेनोपोज। अच्छा, हाँ, वो क्योंकि द नंबर ऑफ एग्स आर फिक्स्ड, राइट? यस। तो फिर वो तो उनका समय होते ही वो खत्म हो जाएंगे। यस, 100%। और एग्स खत्म हो जाएंगे तो हार्मोन्स खत्म हो जाएंगे। हार्मोन्स खत्म हो जाएगा, और हार्मोन्स खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको मेनोपोज आ जाएगा। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर। प्री मैच्योर यानी जरूरत से पहले उनके अंडकोश खत्म हो गए, क्योंकि बहुत जल्दी बन गए होंगे। बहुत जल्दी बन गए होंगे। और पुअर ओवरियन रिजर्व हो जाता है, यानी उनके अंडे अच्छे बन ही नहीं रहे। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगेन स्ट्रेस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो लोगों को लाइफस्टाइल, पर्टिकुलरली फीमेल को अपना लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा। हाँ, वो वैसे वो तो सब पे लगता है यार, हमें भी लगता है, बट हेल्दी समाज बनाना है के लिए। यस। तो फीमेल को थोड़ा सेल्फ ओरिएंटेड होके, वैसे भी सोसाइटी उन्हीं से चलती है, वो भी। यस, सोसाइटी का कल्चर, सब सारी चीज़ें, इट स्टार्ट्स विथ मदर। यस, उनको सेल्फ ओरिएंटेड होके खुद के लिए थोड़ा काम करेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा सब। राइट। यार मज़ा आ गया यार सच में। अभी एक ना मेडिकल स्टूडेंट वाला सवाल। हाँ,
अभी जितने भी एस्पायरिंग MBBS स्टूडेंट्स हैं जो PG ऑप्ट करना चाहते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि ऑब्स गायनेक उनको ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? व्हाट इज़ द मार्केट थिंग एक्चुअली? सी, मार्केट चीज़ ना कोई नहीं बताता है कि आप जैसे ही PG करके बाहर निकलोगे उसके बाद मार्केट में क्या स्ट्रगल है, कैसे यू हैव योर ओन सेटअप, राइट? आपका जैसे एक कॉरपोरेट सेटअप होता है, एक प्राइवेट सेटअप होता है, आपका खुद का नर्सिंग होम है। ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जनरली ऑब्स गायनेक के खुद के अपने सेटअप्स होते हैं, वो ज़्यादा कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा वो डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, ऐसे कि पीपल प्रीफर टू गो टू द आइसोलेटेड सिंगल सेटअप। एक तो ये क्यों होता है, और दूसरा ये कि जितने भी PG एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि क्या स्ट्रगल्स रहेंगे, कितना अच्छा है, और ऑप्ट करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना है तो मतलब किसको ऑप्ट करना चाहिए गायनेक ऐसे इन जनरल? पहला चीज़ तो जो कॉरपोरेट कल्चर और प्राइवेट नर्सिंग होम वाला, तो जनरली कॉरपोरेट कल्चर में लोग क्यों नहीं जाते हैं और प्राइवेट नर्सिंग होम चूज़ करते हैं डिलीवरी करवाने के लिए, हाँ, प्रॉपरली। तो कॉरपोरेट कल्चर में क्या है पता है कि वहाँ पे बहुत सारी फैटर्निटी एक साथ काम करती हैं, इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी, राइट? तो वहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन से वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ राइट, एंड दैट इज़ वाई पीडियाट्रिक का भी खुद का ही सेटअप होता है। यस, वो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में नहीं होते, वो अलग अपना क्लिनिक और हॉस्पिटल करते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं जाऊं तो मुझे इन्फेक्शन ना हो, मेरे बच्चे को भी ना हो, राइट। और वहाँ पे तो यार देखो हर तरह के पेशेंट्स रहेंगे। राइट, नहीं लेकिन कॉरपोरेट में एक आइसोलेटेड एरिया भी डेवलप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, मतलब वो होगा आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। उनको अगर बनाना है तो पीडियाट्रिक एंड OBGY का पूरा विंग अलग से कर सकते हैं, राइट? राइट, सो दिस इज अ गुड थिंग। यस, तो जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं अभी, जो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, अभी गायनी लेना कि नहीं लेना, तो वो तो सेल्फ आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है, बट राइट, प्रोस्पेक्टिव अगर मुझे पूछेंगे, मतलब आप प्रैक्टिस करो ना। हाँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम इन अ मार्केट। तो पॉइंट ये है कि इफ़ यू वांट टू चूज गायनी, यू नीड टू बी वेरी डेडिकेटेड टू द सोसाइटी, यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट, आपको भूल जाना पड़ेगा कि आप घर भी जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। हाँ, इमरजेंसी हो गया रात को 3 बजे, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इंडक्शन ऑफ लेबर कर दिया आपको हॉस्पिटल में, यू हैव टू बी देयर, डिलीवरी के दौरान आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो आपको जो भी चीज़ें आपको पसंद है कि भाई मुझे मज़े करने हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठना है, मैं अहमदाबाद में हम दोनों रहते हैं, मैं कितनी बार तुझे मिलता हूँ? बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत कम मिलता है ना, मुश्किल है। तू भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ। PG के टाइम पे ज़्यादा बैठते, हाँ, PG के टाइम पे ज़्यादा बैठते थे। तो आपको प्रॉपर डेडिकेशन अगर है आपको, राइट, और अभी मेडिको लीगल केसेस और लिटिगेशंस बहुत लग रहे हैं, राइट। ऑन अदर हैंड आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि अगर आप चूज़ कर रहे हो, आपका पर्सनल सेटअप बना रहे हो, तो आपको हर एक चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा। तो कोई गायनी की सलाह लेना, बैठने से पहले उनको मिलना कि सर मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, राइट। क्योंकि हम लोग जब भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं ना, तो हमें सिर्फ क्या करना है वो सिखाते हैं, क्या नहीं करना है वो कोई नहीं सिखाएगा, राइट। वो डिवाइस सिखाता है वो, हाँ, तो वो डिवाइस नहीं सिखाया हमें, और क्या नहीं करना है वो प्राइवेट सेटअप में ही बंदा सीख पाएगा, राइट, राइट, कि पेशेंट को क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना, कितना समझाना, कहाँ पे अटक जाना है, राइट, ठीक है। और पेशेंट जो भी है जब भी आए प्राइवेट सेटअप में, गवर्नमेंट सेटअप में लोग, मुझे मालूम है रेसिडेंट्स कैसे बात करते हैं, नहीं, पेशेंट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली। अगर आप पेशेंट्स को अच्छी तरीके से बात करेंगे तो वो पेशेंट आपका है, राइट। अगर पेशेंट्स को बात अच्छे से नहीं करोगे, पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। वो तो इन जनरल है, आप इन जनरल सबके सबसे से भी बात कर रहे हो, यू शुड बी वेरी पोलाइट। यस, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, और गायनी बहुत अच्छा है। गायनी करने के बाद बहुत सारे विकल्प है आपके पास कि आपको क्या क्या कर सकते हो। राइट, यू कैन डू IVF, यू कैन बिकम अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन, यू कैन बिकम अ fetal medicine expert also.
राइट यो अभी तो एस्थेटिक गायनेकोलॉजी भी आ गया, राइट तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। राइट तो अगर आप खुद चूज कर सकते हो मुझे डिलीवरी नहीं करवाना, मैं आईवीएफ ही करूंगा, तो आप शांति वाली लाइफ भी जी सकते हो। राइट ट्रू आप बोलेंगे मुझे फिटलाइज मेडिसिन एक्सपर्ट ही बनना है, तो आप सिर्फ सोनोग्राफी करो, जस्ट लाइक एन रेडियोलॉजिस्ट, that is a good earning branch. गुड अर्निंग ब्रांच ऑल्सो। Right. यस, Right. तो ये सारे प्रोस्पेक्टिव है मेडिकल फील्ड में, अगर कोई है तो ये कर सकते हैं। Right. यार it was great talking to you. बहुत Thank मजा you. आया एक्चुअली, और खास करके डीवाई के दिन याद कर। यस, थैंक यू सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू बड़ी।